रिसर्चर्स भी यही कहती हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न फॉलो करता है। इस बात को इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। घर के आसपास बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, किराना की दुकानें होती हैं, लेकिन हम किसी एक खास दुकान पर ही बार बार जाते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। शुरू में हो सकता है कि जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, उससे हमारी दोस्ती हो गई हो, या वो सस्ता देता हो, या कुछ भी रीजन। लेकिन एक वक्त के बाद अगर आप ध्यान दें तो हमें आदत पड़ जाती है, हमारे पैर अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ जाते हैं। अब ये ऐसी आदत है जिससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पैसों का हो सकता है, कहीं ऑप्शन अच्छा मिल रहा हो, लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है। पर ऐसी कुछ आदतें हैं जो कि हमारी जिंदगी को खराब कर सकती हैं, हमारी तरक्की को, हमारी सक्सेस को, हमारी ग्रोथ को रोक सकती हैं। तो आज की चर्चा इसी बात पर कि आदतें कितनी ताकतवर हो सकती हैं कि हमारा फ्यूचर बदल सकती हैं। अब वो अच्छा होगा या बुरा, ये हमारी कैसी आदत है, हमारी कैसी हैबिट है, इस पर डिपेंड करता है। और कहते हैं ना कि अगर किसी बात को अच्छे से समझना है तो किसी एक्सपर्ट से या फिर किसी गुरु से पूछो, या फिर कुछ अच्छी बुक्स को कंसल्ट करो। और आदतों की ताकत को समझने के लिए चार्ल्स डुहिक की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों के थ्रू जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं चार्ल्स डुहिक की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट की, यानी आदत की ताकत। एक इंसान के बनने में बहुत सारी चीजों का हाथ होता है। उसके आसपास का माहौल, उसके घर का माहौल, उसका डर, उसके चैलेंजेस, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, बहुत कुछ। पर इन सब में जो सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं जिसे हम, वो है वक्त। किस वक्त किसी के साथ क्या होता है, उस इंसान का व्यवहार, उसकी आदत वैसे ही बनती जाती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें क्या आदत होती है। कोई नाखून काटने लगता है, कोई चहलकदमी करने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कौन सी आदत हमें किस तरफ ले जा रही है। देखिए, 100% गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, पर हाँ, मैं ये जानता हूं कि अगर आप किसी इंसान की आदत को जान लें, और किसी और के बारे में क्यों जानें, अगर हम अपनी खुद की आदतों को ऑब्जर्व करें तो हम ये जान सकते हैं कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जिंदगी में किसी एक मकाम पर हम कब पहुंचेंगे, या फिर पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। और अगर हमें किसी मकाम पर पहुंचना है, हमारी कोई मंजिल है, तो हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें उस मंजिल तक ले जा सकती हैं। बस इसी अहम मुद्दे को एड्रेस करती है ये किताब, जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी आदतों के बारे में जानते नहीं हैं। सच कहिए, क्या आपको अपनी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में नहीं पता? हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं। हम सबको अपनी आदतों के बारे में पता है, और हम ये भी जानते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं। पर बुरी आदतों का वो ट्रैप, वो चक्रव्यूह हमें छोड़ता नहीं है। हम जानते हैं कि ये गलत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो उन आदतों में फंसे होते वो कोशिश नहीं करते, वो कोशिश करते हैं उससे छूटने की, पर धीरे धीरे वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये आदत मुझसे नहीं छूटेगी। पर ये किताब इसी बारे में बात करती है, और बहुत स्ट्रांगली ये बात कहती है कि कोई भी आदत बदली जा सकती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। नमस्कार, हम चर्चा कर रहे हैं किताब द पावर ऑफ हैबिट की, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिक ने। आपने ये दोहा जरूर सुना होगा। इसका मतलब है कि कोई अगर एक ही चीज, एक ही काम रोज प्रैक्टिस करे, उसको इतना प्रैक्टिस करे कि उसकी वो आदत बन जाए, तो वो जिंदगी में सफल जरूर होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कमजोर सी रस्सी बार बार कुएं के पहिए पर घिसती रहती है, और वहां पर जो पत्थर रखा होता है उस पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। यानी कि कमजोर सी रस्सी से जब पत्थर तक कट सकता है, तो फिर इंसान के दिमाग की तो बात ही क्या, और उसके टैलेंट की बात ही क्या। बस जरूरत है अपनी प्रैक्टिस को, अपने लक्ष्य को अपनी आदत बनाने की, और वही अभ्यास रोज करने की। पर हमारी रूटीन लाइफ में हम इस पर बिलीव नहीं करते, हमें भरोसा नहीं होता कि ऐसा हो भी पाएगा। इसी बात को प्रूव करते हुए चार्ल्स एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक बुजुर्ग आदमी के बारे में, जिन्हें दिमागी बुखार हो गया था, यानी ब्रेन फीवर हो गया था, और जिसकी वजह से उनकी जो ब्रेन में चीजें बदलने लग गई थी, और वो बहुत सारी चीजें भूलने लग गए थे। जब वो घर आए तो मतलब अपने दोस्तों को कभी पहचानते, कभी नहीं पहचानते, कभी आने जाने वालों को पहचानते, नहीं पहचानते, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें थी जो वो कभी नहीं भूलते थे। उन्हीं में से एक चीज थी कि एक दिन वो बुजुर्ग बैठे थे और अचानक से उठे, किचन में गए, अपने लिए एक पोच बनाया और लेके आ गए, और रेडियो ऑन किया और बैठ के रेडियो सुनते हुए पूरा एक खत्म कर दिया। आधे एक घंटे बाद उन्होंने सेम चीज फिर की, किचन में गए, अंडे उठाए, बनाया, पकाया, लेके आए, रेडियो के पास बैठे, सुना, खाया, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये चीज रिपीट की। जब उन्होंने कई बार ये चीज की, लाइक 5, 6, 7, 8 बार कर डाली, तो उनकी जो वाइफ थी वो परेशान हो गई। ये क्या हो रहा है, एक ही चीज को ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं,
तो वो घबरा गई और वो तुरंत अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। जब वो लेडी वहां पर पहुंची तो एक साइंटिस्ट भी उस कमरे में आए जो कि ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे, जिनका नाम था लैरी स्क्वायर। वो एक प्रोफेसर थे और पिछले कई सालों से मेमोरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से जो ब्रेन के अंदर चीजें होती हैं वो काम करती हैं। तो इन सारी बातों पर उनका रिसर्च चल रहा था और उनसे ये बात शेयर की गई। और उनकी ये बात सुनकर सिर्फ लैरी स्क्वायर ही नहीं बल्कि उस वक्त के जितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स थे जो कि ब्रेन से रिलेटेड रिसर्चेस कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब उन्हें ये देखने को मिला कि एक इंसान जिसे अपना नाम तक याद नहीं है, जो अपने फ्रेंड्स भूल गया है, जो आने जाने वालों को नहीं पहचानता और ऐसी बहुत सारी बातें वो भूल गया है, लेकिन उसे अपनी रोजमर्रा की चीजें याद हैं। उसे ये याद है कि किचन में अंडे कहाँ रखे होते हैं। उसे ये याद है कि वो उसका रूटीन है, सुबह उठकर वो रोज ब्रेकफास्ट में अंडे खाता था और रेडियो सुनता था। और इस चीज से लैरी स्क्वायर और दूसरे शोधकर्ताओं को भी बहुत सारी बातें समझने को मिली। हमारा दिमाग बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, चाहे वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें वो बिल्कुल मशीन की तरह रिपीट करता रहता है। आप चाहें ना चाहें, सोचें ना सोचें, जाने अनजाने वो चीजें आप अपने आप करते हैं। और ठीक वैसा ही उन बुजुर्ग के साथ भी हो रहा था जो कि अपनी सारी बातें भूल चुके थे। लैरी स्क्वायर के लिए ये वाकया, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने क्या किया कि बुजुर्ग के दिमाग पर काम करने की सोची। उन्होंने चेक किया और ठीक उसी स्थिति से गुजरते एक और पेशेंट का चेकअप उन्होंने किया। उन्होंने ब्रेन स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि दोनों के दिमाग के बीच में एक छोटी बॉल या कहें कि अखरोट जैसा कुछ दिखा, जहां पर वो जो बुजुर्ग थे वो अपनी चीजें भूलते जा रहे थे, बहुत शांत हो गए थे, कुछ बोलते नहीं थे, चीजों को पहचानते नहीं थे। वहीं जो नया पेशेंट था उसके दिमाग में उतना ही बड़ा ट्यूमर था कह सकते हैं, पर वो सब कुछ जानता था, उसे सब कुछ याद था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था रिसर्चर लैरी स्क्वायर के लिए कि जो इंसान सब कुछ भूल चुका हो, उसे फिर भी अपनी वो चीजें याद हैं जो कि उसकी आदत का हिस्सा थी। ये एक ही चीज कर करके बोर हो चुके हैं, अब और नहीं होता। और आज की चर्चा है द पावर ऑफ हैबिट बुक पर। अच्छा, ये जो लाइन आपने सुनी, जो अभी मैंने कुछ देर पहले कही, हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के बारे में तो कही है ना? हम बोर हो चुके हैं, हमसे और नहीं होता, एक ही चीज को कितनी बार करें, वगैरह वगैरह। आदतों के साथ वैसा नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम सेम चीज हर दिन ठीक उसी वक्त पर करते हैं। और ये सब हम कर पाते हैं हमारे दिमाग के एक हिस्से की वजह से, जो कि अब जब हम सोने चले जाते हैं तब हमारी इन आदतों को कलेक्ट करता है, उनको एनालाइज करता है। और क्योंकि हम रोज वही चीज करते हैं तो हमारा दिमाग भी उन्हें मेमोराइज कर लेता है, उन्हें याद कर लेता है, इनका एक पैटर्न बन जाता है। अच्छा, दूसरी चीज है चंकिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दिमाग एक्टिविटीज की किसी भी चेन को एक नॉर्मल रूटीन में बदल देता है। मतलब अगर ये कहें कि आदतें जो बनाने का कारण है वो ये चंकिंग है तो गलत नहीं होगा। अब आचरण चंक्स कैसे होते हैं? ऐसे बहुत सारे सेट्स होते हैं, बहुत सारे चंक्स होते हैं जिन पर हम रोज डिपेंड करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जब आप उठते हैं तो ब्रश उठाकर पेस्ट करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। नहाने के बाद पेस्ट नहीं करते। कुछ लोग नहाने के बाद पेस्ट करते हैं, उनको उस चीज की आदत होती है। ब्रश लिया है तो पेस्ट आप अपने आप ही निकालते हैं, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ढूंढना पड़ सकता है पर सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि कपड़े पहनते वक्त कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, पर कपड़ा कैसे पहनना है उस वक्त हमें पता होता है, हमारी आदत में होता है कि कपड़े कैसे पहनते हैं। या अगर कभी आप किचन में जाएं, अपने लिए कुछ बनाएं, बच्चों के लिए कुछ बनाएं, तो आपको पता है कि कैसे बनाना है। उसके लिए बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, डिशेस जब आप बनाते हैं, कुछ चेंज करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी आदतों का हिस्सा होती हैं और जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। साइंटिस्ट कहते हैं कि आदतें अपने आप उभर आती हैं, क्योंकि दिमाग जो है ना वो कोशिश नहीं करना चाहता ज्यादा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो हमारा ही है। हम भी जैसे चीजों को करने से बचते हैं, मेहनत करने से बचते हैं, वैसे हमारा दिमाग भी नई नई चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से बचता है, अवॉइड करता है। तो जब वो नई चीजों को सोचने से बचता है तो वो क्या करता है? वो उन्हीं पुरानी चीजों को हमें बार बार दोहराने को कहता है जो कि हम करते आए हैं, और इस तरह से हमारी आदतें बन जाती हैं। अच्छा, दिमाग के इस बिहेवियर का और आदतों का एक फायदा और भी है कि दिमाग फिजूल का जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो नहीं लेता। अब टूथ ब्रश पर पेस्ट डालने के न डाले, ये सोचने में टाइम वेस्ट करने के बजाय दिमाग उसको आदत में ढाल देता है, और फिर हमारा दिमाग फ्री होता है कुछ नया सोचने के लिए, कुछ ऐसा सोचने के लिए जिससे हम तरक्की कर पाएं, कुछ ऐसा सोचने के लिए जिससे हम आगे बढ़ पाएं। और इस बात पर अगर मैं आपको कहूं कि जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, जो आप बनना चाहते हैं जिंदगी में, अगर उसे भी अपनी आदतों में शुमार कर लें तो आपका दिमाग ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा। बस उसी प्रैक्टिस को, उसी गुड प्रैक्टिस को बार बार आपको रिपीट कराता रहेगा, जिससे आप अपने आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, कभी आपने अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन या फिर नुस्खे अपनाए हैं, जैसे बादाम खाओ, सौंफ की चाय पियो, वगैरह वगैरह? नमस्कार, हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट पर। जब हम कॉलेज में हुआ करते हैं तो ऐसी कई चीजें हमें बताई जाती हैं, और उनमें से बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं, अब जैसे कि बादाम या फिर ऐसी कोई भी हेल्दी चीज। लेकिन उस पूरे दौर में कोई हमें ये नहीं बताता कि इन चीजों को समझने के लिए, इन सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हमें इन्हें अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा, हमें अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को फ्री रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा हमारा दिमाग नई चीजों को सोचने के बजाय आदतों के ढर्रे पर चलेगा, उतना ही ज्यादा हम पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ आदतों से मतलब अच्छी आदतों से है। अगर कोई बुरी आदत है देन तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगी।
अब देखिए एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए रोज सुबह उठकर आपको ये सोचना पड़े कि अब क्या करूं, ब्रश उठाऊं तो ब्रश के बाद क्या करूं, क्या उस पर पेस्ट लगाऊं, पेस्ट लगाने के बाद क्या उसे ब्रश करूं, ब्रश करने के बाद क्या मुंह धोना चाहिए, मुंह धोने के बाद क्या नहाऊं कि नहीं नहाऊं। अगर इतना कुछ हम सोचने लग जाएं रोज तो हमारा कितना वक्त जाएगा और हमारा दिमाग पागल हो जाएगा। तो कुछ चीजों का आदत हो जाना जरूरी है, हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि हमारा दिमाग कुछ नई चीजें सोच सके। अच्छा, जैसे अभी हमने टूथब्रश टूथपेस्ट की बात की, क्या कभी हमने सोचा है कि जब टूथब्रश या टूथपेस्ट नहीं हम करते थे उसके पहले हम क्या करते थे? दांतों को साफ करते थे किसी भी तरीके से। जैसे इंडिया में दातून का इस्तेमाल होता था, पेड़ों की जो डंठल होती है, पतली डालें होती है, उनका इस्तेमाल होता था, उनसे दांत साफ होते थे। ऐसे ही हर जगह तरह तरह के तरीके थे, कोई नमक तेल से साफ करता था, कोई कैसे भी साफ करता था। और इसी आदत पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से इस आदत का फायदा उठाकर एक बहुत ही बड़े बिजनेस का और एक बहुत ही बड़े ब्रांड का जन्म हुआ। तो बात 19th सेंचुरी की शुरुआत की है। क्लाउड सी हॉकिंस नाम के एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के पास उनका कोई दोस्त एक आइडिया लेकर आया, बिजनेस आइडिया, और उसने बताया कि मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मैंने इसको बनाया है और मैं जानता हूं कि ये बहुत चलेगा, बहुत ही मुनाफे का काम है, बहुत ही फायदा होने वाला है। तो क्लाउड सी हॉकिंस जो है वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा इसने क्या कर लिया है। तो जो उनका दोस्त था उसने बताया कि ये एक अच्छा फ्लेवर वाला झागदार पेस्ट है जिसका एक टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा मीठा मीठा सा, और उसका नाम मैंने पेप्सोडेंट रखा है। तो बात आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी बात को कई तरह से कन्विंस करने के लिए कई लॉजिक्स दिए, जैसा कि हमने अभी बात भी की, पर इसमें जरूरत थी किसी चीज को प्रमोट करने की, प्रचार करने की, लोगों को बताने की कि भाई ये एक ऐसी चीज आ गई है जो कि आप जो अपने दांत साफ करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये शुरुआती दौर था बहुत ही अच्छा, उस समय माहौल भी ऐसा था। अमेरिका की बात करें तो वहां पर उस वक्त जो खान पान की आदत थी लोगों की, उसमें मीठा बहुत होता था, जिससे कि दांत भी खराब होते थे, और अगर दांत ठीक से न साफ हो तो फिर दांत में कीड़े लग जाते थे, दांत खराब हो जाते थे और उनकी हेल्थ खराब हो जाती थी। साथ ही साथ उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन था, तो जब सैनिक भर्ती किए जाते थे तो उस वक्त के अधिकतर लोगों के दांत खराब निकलने लगे, जो कि एक बहुत ही हेल्थ हाइजीन का इशू था। तो कुल मिला के माहौल ऐसा था कि ये जो प्रोडक्ट था पेप्सोडेंट पेस्ट, इसके लिए बहुत ही अच्छा माहौल था। पर क्योंकि एकदम नई चीज थी तो हॉपकिंस जो है वो थोड़े से घबरा गए थे कि अब इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसको कैसे बेचा जाए। पर उनको इस बात पर पूरा विश्वास था कि लोगों को दांत साफ करने की जरूरत तो है, और उस वक्त जिस तरह का प्रेशर लोगों पर था वर्ल्ड वॉर के वक्त, लोगों को नई आदत बनाने में जो कि उनको तरक्की दिलाए, जो कि उनके देश को बचाए, जो कि उन्हें जिताए, ऐसी आदत बनाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो आखिर कैसे हॉपकिंस ने लोगों को इस पेस्ट की आदत डाल दी? दो चीजें हॉपकिंस ने बहुत ध्यान दी, और जो हॉपकिंस ने सिखाया वो आज भी मार्केटिंग के बेसिक रूल्स में हर किताब में लिखा हुआ पाया जाता है। पहला, कोई रीजन ढूंढिए, मतलब कोई भी इजी और प्रैक्टिकल रीजन ढूंढिए कि कोई क्यों ऐसी आदत डाले, कारण ढूंढिए। और दूसरा ये कि जब आप वो आदत बना लेते हैं, कोई चीज खरीद लेते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा। पेस्ट के केस में अगर हम बात करें तो हॉपकिंस ने यही दो चीजें फाइनल की थी। पहला, उसने बहुत ही आसान कारण दिया था लोगों को, और वो ये था कि लोगों के दांत गंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है, जिसका डर उसने लोगों के मन में बिठाया, और उसका सीधा सा जवाब, सीधा सा समाधान, बहुत ही आसान समाधान दिया कि आप उसका बनाया हुआ पेस्ट खरीदिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा। जो दूसरा सिद्धांत था कि रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ये आएगा कि आपके दांत बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, गंदे नहीं दिखेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, वगैरह वगैरह। और इन दो बेसिक सिद्धांतों से, बेसिक रूल से उसने अपने पेस्ट को पूरे अमेरिका में फैला दिया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसार थे, उस वक्त जब भर्ती की गई तो कोई भी सैनिक दांतों की गंदगी, ओरल हाइजीन की वजह से रिजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो सारे के सारे सुबह उठकर ब्रश करते थे उसी पेस्ट से। तो अंत में हॉपकिंस ने 6-7 महीने तक अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया, जिस भी मीडियम से, जिस भी माध्यम से वो लोगों को बता सकते थे, उन्होंने वो अवेयरनेस कैंपेन चलाया। और बस देखते ही देखते 5 सालों के अंदर पेप्सोडेंट दुनिया का सबसे जाना माना ब्रांड बन गया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लोगों को आदत पड़ चुकी थी। अमेरिकी लोग सुबह उठकर ब्रश करने लग गए, पेप्सोडेंट से अपने दांत साफ करने लग गए। तो इस छोटी सी कहानी से एक चीज तो बहुत ही साफ नजर आती है कि आदतें बनाई जा सकती हैं। जिन्हें दांत साफ करने की आदत थी उन्होंने पेप्सोडेंट यूज किया, जिन्हें दांत साफ करने की आदत नहीं थी उन्हें हालात ने ये आदत डालने पर मजबूर कर दिया। कारण चाहे कुछ भी हो, पर यह तो सच था कि आदतें बनाई जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो अगर ये कहें कि हमें अपनी सही जरूरत पहचाननी है और उसके हिसाब से कोशिश करके अपनी आदत बनानी है, तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि आदतें बनाई जा सकती हैं। तो सोचिए कि आप अपने अंदर कौन सी आदत डेवलप करना चाहेंगे जिससे कि आपकी तरक्की हो, आप एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बन सकें। आदत कैसे बनाई जाए, ये एक सवाल ऐसा है जिसका अगर जवाब हमें पता चल जाए तो हम अपनी सफलता की सीढ़ियां बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर सवाल पता हो तो जवाब तो ढूंढा ही जा सकता है। नमस्कार। एक वक्त था जब अमेरिका में ओरल हाइजीन को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था और तब एक टूथपेस्ट आया जिसने पूरे अमेरिका में और फिर बाद में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पेप्सोडेंट।
प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने इस प्रोडक्ट की वजह से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। आखिर क्या था इसमें ऐसा खास? और उसके बाद बहुत सारे पेस्ट आए, पर पेप्सोडेंट टॉप पर ही रहा। उस वक्त जो दूसरी पेस्ट कंपनीज थी वो यही सोचती थी कि ऐसा क्या खास है पेप्सोडेंट में। इसके अंदर सिट्रिक एसिड था, पेपरमिंट ऑयल था, कुछ केमिकल्स भी थे। इन सब का रिजल्ट ये था कि जब कोई ब्रश करता था तो उसको एक ठंडी ताजगी सी मिलती थी, उसे एक सेहरन सी हो जाती थी, जो कि लोगों को अच्छा लगता था। अब जब पेप्सोडेंट खूब बिकने लगी, लोग उसे पसंद करने लगे, तो फिर जो पेस्ट बनाने वाली दूसरी कंपनीज आई थी, उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या खास है पेप्सोडेंट में कि लोग पेस्ट करना ही नहीं भूलते। रिसर्च किया गया, पता किया गया, और लोगों ने कहा कि जब वो पेप्सोडेंट यूज नहीं करते या भूल जाते हैं तो उन्हें उनका दिमाग ये याद दिला देता है कि आज मुंह में कुछ ठंडा, कुछ सेहरन वाला वो मिस कर रहे हैं। यानी आज उन्होंने पेस्ट नहीं किया है, और वो हल्का सा जो एक्साइटमेंट है वही उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि उन्हें पेस्ट करना है, और उस ताजगी की, उस ठंडे एहसास की उन्हें आदत पड़ चुकी थी। सच में वैसे हॉपकिंस ने लोगों को सुंदर दांत नहीं बल्कि वो जो ठंड का एहसास था, वो जो फ्रेशनेस, ताजगी का एहसास था, वो बेचा था। पेस्ट क्या काम करता था क्या नहीं, उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर हाँ, लोगों को इस बात पर विश्वास था कि वो पेस्ट अपना काम कर रहा है, और ये विश्वास उन्हें उसी ठंडी ताजगी और उसी महक की वजह से आया। लोगों का उस पेस्ट पर पूरा भरोसा था कि हो ना हो ये अपना काम कर रहा है, तभी तो हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा महसूस हो रहा है। इस बात को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। उसका एक बेसिक फॉर्मूला समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कसरत करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते, तो उसे कैसे अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे। नींद खुलते ही जिम चले जाइए या पार्क चले जाइए। आदत बना लीजिए कि नींद खुलते ही आप कुछ और नहीं करेंगे, आप सीधे चले जाएंगे जिम में, और वहां पर एक्सरसाइज करने के बाद खुद को रिवॉर्ड भी देंगे, अपने आप को पैम्पर भी करेंगे, जैसे जो भी आपको पसंद है खाना पीना। तो अगर आप ये रूटीन में बना लें, या जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी एक्सरसाइज के बाद अगर आप वो करें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी लालच में इस रूटीन को आदत में बदल देगा, और आप हर दिन जिम जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको वो करने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, या वहां घूमने को मिलेगा जो आपको पसंद है। एक कहावत है कि अगर कोई काम जल्दी कराना है तो वो काम किसी आलसी को दे दो या तो वो काम नहीं होगा, और अगर हुआ तो सबसे कम समय में होगा। नमस्कार। रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने यह खोजा है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे कम मेहनत वाला तरीका ढूंढ रहा होता है। हमारे दिमाग के इसी पैटर्न से आदतों का निर्माण होता है। वैसे आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो किसी भी चीज को हमारी आदत में कन्वर्ट कर सकता है। और ऐसा दिमाग क्यों करता है? तो रिसर्चर्स कहती हैं कि हमारा दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि दिमाग के बाकी हिस्सों को आराम मिल सके, वो ओवरबर्डन ना हो, यानी कि एक तरह का बैकअप हमेशा काम करता रहता है। जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो कहीं और स्टोर होती रहती हैं, और जो लंबे काम है वो छोटे तरीके से करने के लिए हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी साइंटिस्ट ने दिए हैं, जैसे कि बोलना, चलना, गाड़ी चलाना। अब देखें, अगर हमने कोई चीज एक बार सीख ली है तो वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती है, और उसके लिए हमें दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, और उससे हमारा ब्रेन जो है वो फ्री रहता है। और हमारे दिमाग की इसी आदत की वजह से हम इंसान दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं। हमने सुई से लेकर जहाज तक बना डाला है, और हर दिन कुछ नया खोजते ही जा रहे हैं। लेकिन जहां पर दिमाग की इस आदत के फायदे हैं, वहीं पर नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर हमारा दिमाग पूरी तरह से अलर्ट ना हो, आदतों के भरोसे ही चलता रहे, तो मान लीजिए हमें सड़क पार करनी है तो हम सड़क पार नहीं कर पाएंगे, और एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे हैं। तो ऐसे हादसों से बचने के लिए हमारे दिमाग ने एक दूसरी टेक्निक, एक दूसरा कार्य प्रणाली विकसित की है, ताकि वो ये समझ सके कि आदतों को कब काम शुरू करना है। आप ध्यान दीजिए, जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते तो आप 1 मिनट के लिए ठिठकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, और हमारा दिमाग उन छोटे छोटे पॉजेज में खुद डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, और ऐसे में वो आदतों को फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि हमारा दिमाग जब जरूरत हो तभी आदतों को फॉलो करता है। ये हमारी अलर्टनेस का ही नतीजा है जो हमारे दिमाग ने हमें दिया है, हमारे बेंसल गैग्लिया ने हमें दिया है। और ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग हमारी आदतों को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की सहूलियत भी हमें देता है। इस बात से एक बात बहुत ही साफ समझ में आती है कि जब भी कोई आदत बनती है और हमारा दिमाग उसका इस्तेमाल करता है, तो जब कोई डिसीजन लेना होता है उस वक्त दिमाग पूरी तरह से शामिल नहीं होता। उस समय हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता और दूसरे कामों पर लगा रहता है। साथ ही जब तक हम अपनी पुरानी आदतों पर कोई नई आदत ओवरराइट नहीं करते, तब तक वो जो पुरानी आदतें हैं सेम प्रैक्टिस में वैसे ही बिना डिस्टर्ब हुए चलती रहती हैं। और अगर कभी मिस हो भी जाए तो हमारा दिमाग हमें अलर्ट करता है कि आज हमने कुछ मिस कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। जब भी मैं आदतों के बारे में सोचता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ओशो का ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, हमेशा याद आता है। पर सच ये है कि आदतों को आराम से रीराइट किया जा सकता है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें एक आदत के ऊपर दूसरी आदत को चढ़ाया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, और ऐसा करके हम पुरानी आदतों को आराम से छोड़ सकते हैं। यानी कि आदतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, और नई आदतों को बनाया भी जा सकता है। लेकिन आदत के रास्ते का आविष्कार इतना इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि इसमें एक सच सामने आता है
और वो ये कि अगर हम ये समझ लें कि आदतें काम कैसे करती हैं, ये समझ लें कि हम इस आदतों के चक्रव्यूह में फंसते कैसे हैं, तो हम बड़ी ही आसानी से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आदतें बना और बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे दिमाग के एक भाग को समझना बहुत जरूरी है, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। अब ये बेसल गैंग्लिया आखिरकार होता क्या है, पहले हमें वो समझना जरूरी है ताकि हम अपनी आदत का जो पैटर्न है उसे सही ढंग से समझ सकें। बेसल गैंग्लिया एक्चुअली हमारे दिमाग के बीच में होता है, जो कि जिम्मेदार है जब हम कोई चीज करते हैं, जैसे मोटर लर्निंग हो गई, या इवन हमारी जो बॉडी में मोटर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि चलना, हाथ हिलाना, इस तरह की एक्टिविटीज, या फिर इमोशनल जो हम बिहेव करते हैं, या फिर हमें जो अंदर से लालच आता है, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, या फिर हम मजे करना चाहते हैं, तो ये सब जो डिसाइड करता है और जिसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो है बेसल गैंग्लिया, जो कि हमारे दिमाग के ठीक बीच में होता है। अभी बात आपने समझ ली। तो बेसल गैंग्लिया पर उस वक्त बहुत सारे प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। साइंटिस्ट ने बहुत सारे चूहों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया, बंदरों के दिमाग पर, बहुत सारे तरह तरह के जानवरों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्हें यह समझ में आया कि आदतें कभी भी पूरी तरह से मिटती नहीं हैं, बस ये छुपी रहती हैं, हमारे दिमाग के किसी कोने में ये दबी रहती हैं। इसका हमें बहुत फायदा होता है। वरना सोचिए कि आपको अगर हर दिन गाड़ी चलाना सीखना पड़े या फिर मतलब जो रूटीन आप काम करते हैं वो हर काम, ब्रश करना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, खाना खाना, चलना, बोलना, ये सारी चीजें रोज सीखनी पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक इसका बुरा पहलू भी है, वो ये कि जो हमारी बुरी आदतें हैं वो भी हमारे दिमाग के किसी न किसी कोने में छिपी ही रहती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई अल्कोहलिक है या कोई एडिक्शन से छूट कर आया है, कुछ लोग जो है वापस उसी एडिक्शन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी उन पुरानी आदतों को भूल नहीं पाते हैं, या जो उन्होंने पुरानी आदतों के ऊपर नई आदतें चढ़ाई होती हैं, वो नई आदतें उतनी कमजोर होती हैं, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए, और वो फिर पुरानी आदतों के जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने दिमाग पर जो ओवर राइट कर रहे हैं या जो री राइट कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी आदतें, यादें मिटती नहीं, वो दिमाग के किसी कोने में छुपी होती हैं, तो जो हम नई आदतें बना रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग हो, वो इतनी फ्रूटफुल हो कि हमारा दिमाग कभी भी पुरानी आदतों की ओर जाए ही ना। ये आदतें हैं जनाब, जरा सोच समझ कर बनाइए, बन गई तो फिर ये छूटेंगी नहीं। आदतें, हैबिट, कोशिश करके बनाई जा सकती है, पर कई बार आदतें अनजाने में ही बन जाती हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं चलता पर वो बन जाती हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, कुछ लोग एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वर्ड का, जिसे हम उर्दू में तकिया कलाम कहते हैं, वो उनकी आदत पड़ जाती है। कुछ लोगों को ट्विचिंग की आदत होती है, आंख मारने की आदत हो जाती है, वो जरा सी भी कोई भी बात हो उसमें आंख मारने लगते हैं। या कुछ लोगों को आदत होती है अनजाने में ही नाखून चबाने की। ये वो आदतें हैं जो कि अनजाने में बन जाती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर नहीं बनाना चाहते, पर ये आदतें हमारी लाइफ पर बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा असर छोड़ जाती हैं। ये आदतें बहुत ही पावरफुल होती हैं और कई बार जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारा दिमाग है, उस पर भी हावी हो जाती हैं। इसी बात को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के रिसर्चर्स ने चूहों पर। तो उन्होंने किया क्या कि एक खास तरह से चूहों को ट्रेन किया, वो एक इशारा करते और चूहे फटाफट दौड़कर एक लीवर दबा देते। तो ये ट्रेनिंग उनको दी गई, और लीवर दबाने की ये जो ट्रेनिंग थी वो चूहों की आदत बन जाए, इसलिए लीवर दबाने के बाद हर बार उन चूहों को कुछ न कुछ खाने के तौर पे दिया जाता था। फिर साइंटिस्ट ने उस खाने की चीज में थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया ताकि चूहों को फूड पॉइजनिंग हो सके और वो थोड़ा सा डर सके, और साथ ही साथ ये भी किया कि जिस रास्ते से वो चूहे जाते थे उस पर करंट दौड़ा दिया। एक्सपेरिमेंट के नाम पर ये किया गया, और जब चूहे जाते तो उन्हें झटका लगता, वो वापस आ जाते। उसके बाद उन चूहों को वो कटोरी वाला खाना दिया गया जिसमें जहर था, तो उन्होंने नहीं खाया क्योंकि उन्हें वो एक्सपीरियंस हो चुका था कि इस खाने में कुछ गड़बड़ है। फिर कोशिश की गई कि वो उस रास्ते पर चले जहां पर उन्हें झटके लगते थे, तो वो उस रास्ते से भी दूर ही रहे। पर फिर जैसे ही उन्हें वो खास इशारा मिला जिसकी वजह से वो लीवर की ओर भागते थे, तो चूहे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर करंट था, और वही खाना खाया जिसमें जहर था। इंसानों के बीच भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें रोज मिलते हैं। जैसे मान लीजिए घर पर बच्चे हैं और आपका मन कर रहा है, आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं, तो कभी कभार आप कुछ भी फास्ट फूड ले लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड ले लेते हैं, तला भुना ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं, हमें इस बात का पता नहीं लगता। जब भी कोई इंसान फास्ट फूड खाता है, वो नहीं चाहता कि वो उसकी आदत का हिस्सा बने, पर क्योंकि उसे उसकी आदत लग चुकी होती है, इसलिए वो मजबूरन शुरुआत हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने से होती है, फिर वो 2 बार में बदल जाती है, फिर वो 3 बार, 4 बार, और फिर रोज। मैं यहाँ पर फास्ट फूड का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक समय था जब पूरा अमेरिका ओबेसिटी की बीमारी से परेशान था, जिसका एक बड़ा मेजर कारण था फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स। अगर उसको दूसरे एग्जाम्पल से समझा जाए तो हम सिगरेट देख सकते हैं, या अल्कोहल देख सकते हैं, या ऐसी कोई चीज, ऐसा एडिक्शन जो कि लोगों की आदत बन जाती है और बाद में छुड़ाई नहीं छूटती। कहने का मतलब ये कि हर दिन अपने ऊपर निगाह रखें, अपनी आदतों पर निगाह रखें, अपने बिहेवियर पर निगाह रखें, और किसी चीज के लिए अगर दिमाग बार बार अर्ज कर रहा है, वो करने के लिए आपको कह रहा है, तो समझ लीजिए कि उस चीज की आदत आपको पड़ चुकी है। अब वो आदत अच्छी है या बुरी, ये तो आप डिसाइड करेंगे। कहते हैं कि इंसानी दिमाग को समझना उतना ही कठिन है जितना कि पूरे ब्रह्मांड को समझना। एक रिसर्चर थे स्क्वायर, वो कहते हैं कि याददाश्त एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमेशा आकर्षित करता है। जब उनकी मुलाकात उनके एक पेशेंट यूजीन से हुई, तो उन्होंने जाना कि भले ही याददाश्त कमजोर पड़ जाए या कुछ याद रहे न रहे,
हमारा दिमाग जो है इसके अंदर एक अनोखी पावर है, एक ताकत है कि ये भले याददाश्त चली जाए पर फिर भी इमोशंस को समझता है और अपने हिसाब से खुशी ढूंढ ही लेता है। और इसी बात को समझाते हुए रिसर्चर स्क्वायर अपने पेशेंट यूजीन का एग्जाम्पल देते हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बेवर्ली जो कि यूजीन की वाइफ थी, उन्हें यूजीन के बिहेवियर से पता था कि कब उनको क्या चाहिए, वो उस हिसाब से जब भी जरूरत होती थी उनकी मदद करती थी। पर बेवर्ली ये समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तरीके से वो जो बुरी आदतें हैं, जो नुकसानदायक आदतें हैं यूजीन की, उन्हें वो बदल सकती हैं। जैसे अगर फ्रिज में वो कोई चीज़ ना रखें, कोई मीट का टुकड़ा एग ना रखें, तो यूजीन जो है वो बार बार नहीं खाता था, मांगता नहीं था। पर अगर जैसे ही वो मीट का टुकड़ा रखती थी वो बार बार खाता था। अगर बेवर्ली यूजीन की कुर्सी के बगल में सैलड रख दें तो वो मीट भूल कर सैलड खा लेता था। तो धीरे धीरे यूजीन को मीट और अंडे की जगह सलाद खाने की आदत पड़ गई और इस तरह से उसके जो खाने पीने की आदत थी वो सुधर गई, क्योंकि वो बीमार था और उसके लिए इजी टू डाइजेस्ट फूड बहुत रिक्वायर्ड था। अच्छा, इसके बावजूद यूजीन की तबीयत जो है बिगड़ती चली गई। तो एक दिन यूजीन बहुत जोर से चिल्लाया, बेवर्ली दौड़ी दौड़ी आई। यूजीन अपना सीना थामे बहुत छटपटा रहा था, उसे दिल का दौरा पड़ा था। जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे बेड पर से उठने की कोशिश करने लगा पर उठ नहीं पाया। जो उसको सारे सिरिंजेस, इंजेक्शंस और जितने भी वायर्स लगाए गए थे वो उन्हें उखाड़ने की कोशिश करता रहा, परेशान रहा, जिसकी वजह से यूजीन की देखभाल करने वाली नर्स को बार बार उसे समझाना पड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि वो गुस्सा हो गई और उसने यूजीन को चेतावनी दी, फिर से अगर यूजीन ने ये सब किया तो वो उसे रस्सी से बांध देगी। पर यूजीन को इस बात का कोई असर हुआ नहीं और वो सब कुछ दोहराता रहा जो उसने अब तक किया था। फिर यूजीन की जो बेटी थी वो आई, उसने कहा कि यूजीन को अपनी तारीफ सुनना पसंद था, उसे आदत थी अपनी तारीफ सुनने की, तो क्यों ना आप जब भी उसके कमरे में जाएं हॉस्पिटल के अंदर तो आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि उन्हें कुछ याद तो रहता नहीं है, तो क्यों ना उस आदत का फायदा उठाया जाए जो उन्होंने अपने कई सालों तक फॉलो किया था। तो नर्स जब भी कमरे में जाती हमेशा ये कहती कि यूजीन आप कितना महान काम कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि आप शांत बैठने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। ये बातें सुनकर यूजीन को अच्छा लगा, उसे लगा कि ये चीजें उसके साथ हो चुकी हैं और ये उसके प्राइड का सब्जेक्ट बन गया। तो धीरे धीरे करते करते सबने देखा कि यूजीन वही कर रहा है जो नर्स कह रही है, यानी लोगों की हेल्प हो रही है। यूजीन बहुत महान काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, अपने बेड पर बैठा हुआ है और कोऑपरेट कर रहा है। और उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही घर जाने की परमिशन मिल गई। फिर कुछ सालों बाद अपने घर में टहलते हुए उसका पैर अंगीठी से लड़ गया और वो गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया, उसकी कमर टूट गई। और जब अस्पताल में यूजीन भर्ती हुआ तो रिसर्चर स्क्वायर और उसके जो कलीग्स थे उन्हें ये चिंता हुई कि अब शायद यूजीन याद नहीं रख पाएगा कि वो कहाँ है, जिसके चलते उसे अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने यूजीन के बिस्तर के बगल में पर्चियां रखना शुरू कर दिया, जिन पर लिखा होता था कि वो कहाँ पर है, वो वहाँ क्यों है, उसके साथ क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। इवन उस अस्पताल की दीवारों पर भी पर्चियां लगाई गई, फोटो लगाई गई उसके फैमिली की, ताकि उसे याद रहे कि ये उसके फैमिली मेंबर्स हैं। हालांकि यूजीन को कभी इस बारे में कोई चिंता नहीं हुई थी, उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वो अस्पताल में क्यों है। कहीं ना कहीं एक तो चीजें उसे याद नहीं रहती थी, दूसरा 15 सालों के इस स्ट्रगल के बाद शायद दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ अलग या अजीब होता ही रहता है, यानी एक तरह का एक्सेप्टेंस उसके अंदर आ गया था। और ऐसी ही रिसर्चेस पर बेस्ड ये बात कही जा सकती है कि हमारा दिमाग अपने आप में ही खुशियां ढूंढ लेता है। उसके दिमाग ने शायद ये मान लिया था कि इस लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो कभी समझ नहीं पाएगा, और इस अंडरस्टैंडिंग ने, इस एक्सेप्टेंस ने, इस मानसिक समझौते ने उसे एक अलग ही पीसफुल लाइफ दी। क्या आपको पता है कि विज्ञापन की दुनिया हमारी आदतों को ध्यान में रख के चलती है? आज हर चीज प्रमोट की जाती है, हर चीज का विज्ञापन किया जाता है, पर कभी आपने इस बात को नोटिस किया है कि वो विज्ञापन क्यों किया जाता है? क्या हमें बताने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा है, या फिर इसके पीछे की स्ट्रैटेजी कुछ और है? जी, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी कुछ और है, और वो ये है कि हमें बार बार वो विज्ञापन दिखाकर लगातार उसकी हैमरिंग करके इस बात की आदत डाल दी जाती है कि वो प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरी है। चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो घर हो, कोई भी चीज जिसका विज्ञापन किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, उसके पीछे का मकसद सिर्फ यही बताना है कि वो चीज हमारे लिए कितना जरूरी है और हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बात सन 1996 की है। P&G कंपनी के बहुत सारे मार्केटिंग वाले लोग और उनके रिसर्चर्स की टीम एक कमरे में बैठे सोच रहे थे कि किस तरह से उन्हें एक नया प्रोडक्ट बेचना है, वो प्रोडक्ट जो कि बदबू को खत्म करता था। पर उस वक्त इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में था नहीं, तो अब P&G के जो मार्केटिंग टीम थी या रिसर्चर्स की टीम थी, वो यही सोच रहे थे कि किस तरह से इस चीज को प्रमोट किया जाए। उसी टीम में स्टिमसन नाम के एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक मार्केटियर थे, तो उनको दिया गया ये काम कि आपको ये स्प्रे जो है ये बेचना है। अब उस स्प्रे को बेचने की जो कहानी है वो मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगा। मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये प्रोडक्ट बना था कि एक साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था, उसे सिगरेट पीने की आदत थी, केमिकल्स में डील करता था वो। अचानक से एक दिन जब वो अपने घर गया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है क्या? तो उसने कहा नहीं तो। और जब उसने स्मेल किया तो उसे भी नहीं आ रही थी। फिर उसने नोटिस किया एक खास तरह का केमिकल है जिसके साथ जब वो काम करता है तो ये बदबू चली जाती है। खैर, वापस आते अपनी मेन कहानी पर। तो स्टिमसन जो है, जो कि P&G की मार्केटिंग टीम को उस वक्त हेड कर रहे थे इस प्रोडक्ट के लिए, उन्हें कहा गया कि तुम्हें ये स्प्रे बेचना है। तो स्टिमसन ने उस प्रोडक्ट पर सर्वे कराया
उन्होंने वो प्रोडक्ट लेकर पूरे इलाके में बांट दिया, घर घर जाकर बांटा और सबसे परमिशन ली कि वो उनके घर जाकर उनका फीडबैक भी ले सके। पीएनजी ने उस प्रोडक्ट का नाम रखा था फेवरीज। अब स्टिम्सन का चैलेंज ये था कि ये पता लगाया जाए कि ये जो स्प्रे है इसे लोगों की आदत में तब्दील कैसे किया जाए, और अगर एक बार वो आदत में तब्दील हो गया तो फिर क्या था, फिर तो लोग चुटकियों में से खरीदेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो सारे कैंस जो हैं स्प्रे के पूरे शहर में बांटे गए थे। इन्हीं सब के दौरान स्टिम्सन की मुलाकात एक 27 साल की लेडी से हुई जो कि पार्क रेंजर थी। पार्क रेंजर मतलब जैसे हमारे यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका काम था जंगल से बाहर निकल आए जानवरों को पकड़ना। अब उनमें कई बार भेड़िए होते थे, रकून होते थे, बड़े जानवर भी होते थे, और एक जानवर होता है, एक एनिमल होता है स्कंक, जो कि बहुत बदबू करता है। तो जब स्टिम्सन और उसके साथी इस पार्क रेंजर महिला के घर गए तो उन्हें बहुत बदबू आई, और उस लेडी ने भी इन सबको अपनी बात बताई। उसने कहा कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, पर मैं जिसके साथ भी जाती हूँ उन सबको मुझसे बदबू आती है। अक्सर लोग शुरुआत में 1-2 बार तो डेट करते हैं, पर उसके बाद वो मुझसे दूर भागने लगते हैं। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस बदबू को दूर कैसे करूँ, क्योंकि मेरा ये काम है, इसे मैं छोड़ नहीं सकती। मैं हर तरह का तरीका अपना चुकी हूँ, शैम्पू से, साबुन से, हर तरह से धो के देख चुकी हूँ, लेकिन बदबू जाती नहीं है। तो स्टिम्सन ने उस लेडी को ये प्रोडक्ट दिया फेवरीज और कहा कि वो दोबारा आएंगे और उससे फीडबैक लेंगे। जब दोबारा स्टिम्सन और उनकी टीम उस लेडी के घर गई तो उस लेडी ने बहुत ही खुशी से उनका स्वागत किया और भावुक हो उठी, रोने लग गई, और उसने उन्हें बहुत थैंक यू कहा और उसने इनका बहुत आभार माना। तो इस हादसे से स्टिम्सन समझ गए कि ये प्रोडक्ट तो बहुत बिकेगा, इससे बहुत मुनाफा होने वाला है। पर जब वो लौटकर अपने ऑफिस पहुंचे तो एक दूसरा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था, और वो ये था कि जो दूसरे ग्रुप्स थे जिनमें बहुत सारे एनिमल लवर्स थे, उन्हें फेवरीज का कोई फायदा नजर नहीं आया। उनमें एक लेडी थी जिसकी 9 बिल्लियां थी। उसने फेवरीज यूज तो किया पर उसे कोई भी फर्क नजर नहीं आया, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस महिला को उन बिल्लियों की महक की आदत पड़ चुकी थी। हमारी सूंघने की क्षमता के पीछे का ये साइंस है कि अगर हम किसी एक खास तरह की खुशबू या बदबू के बीच बहुत समय तक रहें तो धीरे धीरे वो तीखी गंध भी हमें महसूस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मच्छी मार्केट जाएं और आप फिश नहीं खाते हैं तो आपको मछलियां बहुत बदबू करेंगी, लेकिन जो लोग फिश खाते हैं या जो उस मार्केट में रहते हैं उन्हें मछलियों की बदबू नहीं आती। ठीक उसी तरह से उस वक्त एनिमल लवर्स को उनके पेट की बदबू नहीं आती थी। कहने का मतलब ये कि लोगों की आदत ने इस प्रोडक्ट को उस वक्त फेल कर दिया था, और पीएनजी ने इसके बाद बहुत सारा पैसा खर्च किया, बहुत बड़ी सी टीम बनाई और फिर से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ फेवरीज को लॉन्च किया। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि डेक स्टिम्सन जो हैं वो 9 बिल्लियों वाली इस औरत से हुई निराशाजनक बातचीत के बाद उनका क्या हुआ, कैसे उन्होंने फेवरीज को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने बात को समझा। तो हुआ यूं कि स्टिम्सन और उनकी टीम जो है वो फेवरीज को प्रसिद्ध बनाने के लिए जो रेगुलर तरीके थे उनको छोड़कर कुछ नया ढूंढने में जुट गई। रादर अगर ये कहूं कि लोगों की नई आदत ढूंढने में वो सब लग गए तो गलत नहीं होगा। खैर, इसी तलाश में एक दिन वो अमेरिका के स्कॉटलैंड शहर के बाहरी छोटी सी जगह पर रहने वाली एक लेडी से बातचीत करने पहुंचे। वो लेडी करीब 40 साल की रही होंगी, उनके 4 बच्चे थे, और उन्होंने देखा कि वो लेडी अपना घर बहुत साफ रखती है। हालांकि वो चमचमा तो नहीं रहा था पर फिर भी साफ सुथरा था। तो उन्होंने उस लेडी से पूछा कि आपको फेवरीज कैसा लगा। उस लेडी ने बताया कि वो फेवरीज का इस्तेमाल रोज करती हैं। स्टिम्सन आश्चर्य में पड़कर पूछने लगे कि ऐसा क्यों, आपका घर तो साफ है, आपके घर में तो कोई स्मेल भी नहीं है, फिर आप क्यों यूज करती हैं। तब उस लेडी ने कहा कि मैं फेवरीज का इस्तेमाल जो है बैड स्मेल को हटाने के लिए नहीं करती। दरअसल मेरे बच्चे छोटे हैं और उनका जब कमरा साफ करती हूँ तो कमरा साफ करने के बाद थोड़ा सा फेवरीज मैं छिड़क देती हूँ, इससे मुझे एक फ्रेशनेस का एहसास होता है और ये मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है। ये बात सुनकर स्टिम्सन को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उस लेडी से रिक्वेस्ट किया कि जब वो अगली बार सफाई करेंगी तो क्या स्टिम्सन और उनकी टीम आ सकती है चेक करने के लिए। लेडी मान गई। उसके बाद उस लेडी ने बेडरूम में जाकर बिस्तर ठीक किया, तकियों को फुलाया, वहां जो चादरें थी उनको ठीक किया, और ये सब करने के बाद दूसरे बाकी कमरे साफ करने के बाद उसने बारी बारी से हर कमरे में फेवरीज छिड़क दिया। और उसके बाद उसने स्टिम्सन से कहा कि पता है आपको, फेवरीज छिड़कने पर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसकी खुशबू से ऐसा लगता है कि हाँ घर साफ हो गया है और जैसे कोई पार्टी होने वाली हो। जिस तरह से ये लेडी फेवरीज यानी उस स्प्रे के बारे में बात कर रही थी, स्टिम्सन को पता लग गया था कि अगर ये बात प्रमोट की जाए तो इस तरह की बहुत सारी लेडीज होंगी और उन्हें हर हफ्ते में फेवरीज की एक नई बोतल तो लेनी पड़ेगी। और बस वहीं से स्टिम्सन को एक आइडिया आया। घर की औरतों की उस आदत का उन्हें पता चला जो हर घर में होता है, घर की सफाई, और सफाई के बाद एक कंप्लीशन का एहसास, एक अचीवमेंट का एहसास, और अगर उस एहसास में एक खुशबू जोड़ दी जाए तो वो सेलिब्रेशन का एहसास बन जाता है। स्टिम्सन ने उसी बेस पे एड्स बनाए और उसके बाद फेवरीज की बहार आ गई। प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल ने उस साल करीब $1 अरब का बिजनेस किया और उन विज्ञापनों के बाद घर की महिलाओं ने दिल खोल के फेवरीज का स्वागत किया। और स्टिम्सन को तब पता लगा कि जो पिछली महिला थी, जो कि एक पार्क रेंजर थी, उसकी आदत को ध्यान में रखकर वो लोग गलत दिशा में प्रमोशन करने लग गए थे। वो घटना किसी एक महिला के साथ हो सकती है, पर जब स्टिम्सन ने ये जाना कि सही आदत क्या है और उस आदत को उन्होंने अपने एड्स में इस्तेमाल किया, तो फिर पीएनजी ने बहुत सारा बिजनेस किया और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद रूम फ्रेशनर, स्प्रेज, परफ्यूम्स, डियोज और ना जाने क्या क्या बनाया। तो कह सकते हैं कि अगर सही आदत पहचानी जाए तो फिर चुटकियों में दिन बदल सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ट्रैप में या किसी जाल में फंसे होने का अनुभव किया है और उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ है? छटपटाहट होती है, बाहर निकलने की इच्छा होती है, सॉल्व करने की इच्छा होती है। ठीक वैसी ही इच्छा ड्रग एडिक्ट्स या अल्कोहलिक्स को होती है।
तो साइंटिस्ट ने शराब और सिगरेट की लत के शिकार कई लोगों को बुलाया और उनके ब्रेन की जांच की और ये जानने की कोशिश की कि जब कोई बात उनके मन में बहुत गहरे तक बैठ जाती है तो उनके ब्रेन पर उसका क्या असर पड़ता है, उनके दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स में किस तरह का बदलाव आता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स लिखते हैं कि हमारी कुछ पावरफुल आदतें बुरी आदतों को पैदा करती हैं, जिसमें हम जुनून की हद तक कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ही इच्छाओं के कारण हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, यानी अपने आप ही वैसा कुछ करने लगता है, चाहे भले ही उस बुरी आदत के बदले हमें अपना घर, अपने इज्जत, नौकरी या परिवार तक छोड़ना पड़े। पर उस आदत के बंधन में, उस आदत के ट्रैप में बंधा हुआ इंसान ये सारे सेक्रीफाइसेस करने के लिए राजी रहता है। पर इन रिसर्चर्स ने पाया कि भले ये इच्छाएं इतनी जबरदस्त होती हैं, पर फिर भी ये पूरी तरह से हावी नहीं हो सकती। इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, इनके ऊपर दूसरी आदतें चढ़ाई जा सकती हैं। पर हाँ, इन आदतों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी किस इच्छा से हमारा कौन सा व्यवहार एक्टिव होता है। जिस तरह शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते करते ही लोग अचानक से कॉफी खरीद लेते हैं या आइसक्रीम्स खरीद लेते हैं, मानो उन्हें कोई कह रहा हो कि हाँ आपको ये करना है, उन्हें पता नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली उनकी आदत में शामिल होता है। वो चले जाते हैं, वो टॉफी खरीद लेते हैं या फिर पिज्जा बर्गर खाने लग जाते हैं। उसी तरह से आप भी जब अपनी इच्छाओं को नहीं जानते हैं तब अचानक से ही ऐसी चीजें करने लगते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, आपको हार्म पहुंचाती हैं, पर ये आप जानबूझकर नहीं करते, अनकॉन्शियसली आप ऐसा करते हैं अपनी आदत से मजबूर होकर। अब इस आदत की साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने बुरी आदतों के साथ साथ अच्छी आदतों पर भी रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जब बुरी आदतें इस तरह से असर डालती हैं तो फिर अच्छी आदतें कैसे असर डालती हैं। उन्होंने फोकस किया एक्सरसाइज पर कि किस तरह से लोग आदतन एक्सरसाइज करते हैं। इन रिसर्चर्स ने ऐसे लगभग 250 लोगों पर रिसर्च की, जिनमें से अधिकतर लोग वीक में कम से कम 2 या 3 बार एक्सरसाइज करते थे। और इस रिसर्च में पता चला कि उनमें से कई लोगों ने बस मौज मस्ती के लिए, फन के लिए दौड़ना या फिर वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ऑफिस और घर के काम निपटाने के बाद हर रोज खाली समय बच जाता था और इसलिए उस समय वो लोग एक्सरसाइज करते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जीवन में जितनी टेंशन है उसे मिटाने के लिए एक्सरसाइज करते थे और जब तनाव नहीं रहता था तो वो उसे एंजॉय करने के लिए एक्सरसाइज करते थे और धीरे धीरे वो उनकी आदत में शामिल हो गया। तो एक्सरसाइज करने के पीछे का जो ये कारण था वो ये था कि इन लोगों में एक खास तरह का इनाम पाने की इच्छा पैदा होने लगी थी। ये जो आदत है एक्सरसाइज करने की, जब ये एक्सरसाइज करके उठते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जो कि इन्हें पूरे दिन खुश रखता है। तो इस इनाम के लालच में वो लोग एक्सरसाइज को नहीं छोड़ते। दरअसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन और दूसरे न्यूरोकेमिकल्स बनाती है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। ऐसे ही एक और ग्रुप जिस पर ये रिसर्च की गई, उन्होंने बताया कि जब वो एक्सरसाइज करके किसी काम पर निकलते हैं तो उनका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें पूरे दिन ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने कुछ अचीव किया है। ये उनका प्राइस था। तो अगर कोई भी जो कि अपनी आदत में दौड़ना या एक्सरसाइज शामिल करना चाहता है, उसे सिर्फ 2 चीजें करनी है, एक आसान सा इशारा और एक क्लियर कट प्राइज। आसान सा इशारा क्या? जैसे कि आप सोने से पहले ही अपने कपड़े संभाल कर रख लें, अपने शूज अपने आसपास रख लें, उठते ही उन्हें पहन लें, तो ये आपके लिए इशारा हो गया और आपका दिमाग जो है उसे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसे आदत है। और जैसे ही आप रनिंग करके आएं, अपना मनपसंद ड्रिंक पिएं या खेलने चले जाएं या जो भी आपको पसंद है वो करें और वो रोज करें, तो आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज की कि जब भी आप दौड़ कर आएंगे आपको वो इनाम मिलेगा। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको सुबह सुबह दौड़ने की या एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आपकी सोच और समझ सही है और आप दूसरों के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो आप उसका बिहेवियर, उसकी आदतें बदलने में उसकी मदद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं टोनी डंगी की। हम टोनी डंगी की बात करें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर वो थे कौन। टोनी डंगी एक ऐसे कोच थे जिन्होंने अपने वक्त की सबसे फिसड्डी टीम को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बना दिया, जिन्होंने एनएफएल की अपनी टीम को 10 बार लगातार प्लेऑफ में पहुंचाया। टोनी डंगी वो कोच थे जो कि सुपर बॉल जीतने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन कोच बने और ये सब किया उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज बदलकर। उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, खिलाड़ियों के बिहेवियर को समझा। हालांकि शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए नौकरी के लिए, पर हर जगह रिजेक्शन ही हाथ लगी। पर फाइनली उन्हें एक जगह नौकरी मिल गई और उन्होंने प्लेयर्स की आदतों को बदलकर उस टीम को विजेता टीम बना दिया। बात है 17 नवंबर सन 1996 की। संडे का दिन था और शाम का वक्त था। बुकानीर्स टीम अमेरिका के सैन डिएगो शहर में चार्जर्स टीम के साथ खेल रही थी। जो उनकी ओपोनेंट टीम थी वो पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी थी और इस मैच में भी वो हरा ही रही थी बुकानीर्स को। गेम में बहुत देर तक भागने दौड़ने और गोल्स खाने के बाद अचानक से बुकानीर्स टीम के प्लेयर्स ने अचानक से घेराबंदी शुरू कर दी और जहां पूरा स्टेडियम कोच डंगी पर हंस रहा था, वहीं पर खड़े कोच डंगी सिर्फ अपनी टीम को देख रहे थे और खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना तो की थी पर अभी तक वो हो नहीं पाया था। उनकी टीम के खिलाड़ियों ने जो बेसिक उन्होंने सिखाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आदतें बदली थी, अपने शॉट्स बदले थे, अपनी प्रैक्टिस भी उसी के हिसाब से की थी, वो करना शुरू कर दिया और प्लान को सीधा रखा। फुटबॉल का गेम विरोधी टीम को धोखा देने, गति परिवर्तन करने जैसे ट्रिक्स से काम करता है, लेकिन जो कोच डंगी थे वो इन सब चीजों पर, इन सब पैतरों पर भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा मानते थे कि अगर उनकी टीम का खिलाड़ी तेज हो तो वो आसानी से खेल सकता है। और कोच डंगी ने अपनी टीम की इसी आदत को बदला जो कि पहले उनके पास नहीं थी।
और टीम ने भी उनका भरपूर साथ दिया और इसी सुनहरे नियम को मानकर वो मैच जीत गए। कोच डंगी ने किया क्या? कोच डंगी ने किसी भी आदत के बनने के 2 पॉइंट्स को एज इट इज रखा। पहला कि क्या इशारा मिलता है, यानी रोज कोई एक ऐसी चीज जो आपको रिमाइंड कराए कि आज आपको ये करना है, जैसे कि दौड़ने से पहले अगर आप जूते कपड़े सब संभाल कर रखें या खेलने से पहले उसके सामान संभाल कर रखें, और दूसरा जीतने के बाद आपको क्या इनाम मिलेगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। इन 2 स्तंभों के बीच कोच डंगी ने एक छोटा सा करेक्शन किया। जो एक्शन, इन 2 पॉइंट्स के बीच जो एक्शन प्लेयर्स करते थे उसको उन्होंने सिर्फ चेंज किया। प्लेयर्स के भागने दौड़ने का जो तरीका था, खान पान, इन सब चीजों पे ध्यान दिया और एक नया ही रूल बताया कि आदतों को बनने में 2 नहीं 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको याद दिलाए कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है। दूसरा, उस चीज को, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए रोज आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं। और तीसरा, जब वो गोल आप अचीव कर लेंगे तो आपको इनाम में क्या मिलेगा। इन 3 खास पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोच डंगी ने अपनी टीम के साथ काम किया और ये बताया कि आदतें बदली जा सकती हैं और हारी हुई टीम भी जीत सकती। अगर बदलने की ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, न किस्मत, न शोहरत, न आदतें, न कमी। जिस तरह से कोच डंगी ने अपनी टीम की आदत को बदलकर उसे एक विजेता टीम बना दिया और दुनिया के सामने आदत की इंपॉर्टेंस का एक एग्जाम्पल रखा, उस बात को समझने के लिए अगर हम खेल की दुनिया के दायरे से बाहर जाकर देखें तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बात सन 1934 की है। न्यूयॉर्क शहर की एक इमारत के गंदे और अंधेरे बेसमेंट में आदत बदलने की नई नई योजनाएं बनी थी। ऐसी योजना थी ये जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए थे। इसे आदत बदलने की दुनिया की सबसे सफल योजना कहा जा सकता है। इस बेसमेंट में बैठे एक 39 वर्षीय बिल विल्सन, जिन्हें शराब पीने की लत थी। वो वर्षों पहले मैसाचुसेट्स न्यू वेडफोर्ड में थे और वहां पर सेना के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। विल्सन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए फ्रांस भेजा जाना था, जिसके लिए उन्हें मशीन गन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने पहली बार शराब का सेवन बस इसी कैंप के दौरान किया था। कैंप के आसपास के इलाकों में रहने वाले बहुत सारे रईस लोग जो थे वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे सैनिकों को अपनी ओर से खाने पर बुलाते थे। एक संडे की बात है, रात को विल्सन भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में चले गए। वहां पहुंचते उनके हाथ में एक रेयर बीट और बियर का एक ग्लास थमा दिया गया। उस समय वो सिर्फ 22 साल के थे और इससे पहले उन्होंने कभी भी शराब को छुआ तक नहीं था। उन्होंने सोचा कि यहाँ जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसे मना करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, और उन्होंने वो चुपचाप बियर पी ली। और इसके बाद ऐसे ही कई और फंक्शन आए और धीरे धीरे विल्सन को शराब की लत लग गई। विल्सन जब अपने घर आए तो एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को इनवाइट किया और उसे शराब ऑफर की। उनके दोस्त ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो शराब छोड़ चुका है और 2 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। ये सुनकर विल्सन जो है बहुत ही सरप्राइज हो गए। उन्होंने अपनी लाइफ के कई सारे स्ट्रगल्स के बारे में अपने दोस्त को बताया जो कि शराब की बुरी लत के कारण पैदा हुए थे। एक बार विल्सन ने नशे में धुत होकर कंट्री क्लब में लड़ाई कर ली थी और जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। विल्सन ने अपने दोस्त को बताया कि उन्होंने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो नशा मुक्ति केंद्र जाकर दवाइयां भी ले आए पर शराब छूट नहीं पाई। फिर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने तो बहुत कोशिश की, तुमने इसे कैसे छोड़ा? विल्सन के दोस्त ने कहा, मैंने तो शराब अपने रिलीजन की मदद से छोड़ा है। उसने कहा कि तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो वो पाप है और तुम्हें ईश्वर से डरना चाहिए, तुम्हें उस ऊपर वाले से डरना चाहिए। जिस दिन तुम इसे मान लोगे, जिस दिन तुम्हें इस बात की आदत हो जाएगी, तुम्हारी ये शराब की आदत छूट जाएगी। विल्सन ने बहुत कोशिश की, अपने आप को समझाया, लेकिन जो फॉर्मूला उनके दोस्त ने बताया था वो उनके लिए काम नहीं आया। हालात बिगड़ते गए और ऐसा वक्त आ गया जब विल्सन हॉस्पिटल में एडमिट थे और तकलीफ में थे। वो दर्द की उस चरम तक पहुंच चुके थे कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जब वो ठीक होकर वापस आए तो उन्होंने खुद शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इस कहानी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है वो ये कि कोई भी आदत छुड़ाई जा सकती है, पर जरूरत है कि उस आदत से ज्यादा बड़ी कोई और चीज हो जिसका असर इंसान के दिमाग पर हो, जैसे कि विल्सन के साथ हुआ था। मौत के डर ने विल्सन से उनकी शराब छुड़ा दी। हमारे साथ भी जब भी कोई आदत जुड़ती है और हम उसे छोड़ना चाहते हैं तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास ऐसा क्या है जिसकी आदत डालने से या जैसा बिहेव करने से हमारी पुरानी आदत छूट जाएगी। तो हमें भी अपने आसपास ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि हम ऐसा क्या चाहते हैं जो कि उस बुरी आदत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए हम अपनी वो बुरी आदत छोड़ सकते हैं। क्योंकि वो जो इनाम है, जो अच्छी आदत है, उसका लालच ही आपको आपकी बुरी आदत छुड़ाने में मदद करेगा। तैयारी की होगी, कुछ महीने वो चीज की भी होगी, पर अचानक से एक दिन बहुत ही तेजी से मन में लालसा उठती है और आप वापस दोबारा वही बुरी आदत शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर शायद आप स्मोक करते थे और आपने सिगरेट छोड़ी थी और किसी एक बेचैनी भरे पल में आपने दोबारा सिगरेट पी ली, या फिर आप चाय के शौकीन हैं और चाय की आदत आपने छोड़ी और किसी एक कमजोर पल में आपने दोबारा चाय पी ली। आखिर ऐसा क्या है जो आपको आपकी पुरानी आदतों को, बुरी आदतों को दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है? बात सन 2006 की है। मैंडी नाम की एक लड़की जिसे अपने नाखून चबाने की आदत थी। नाखून हम सभी काटते हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम कुछ टेंशन में होते हैं
या कोई ऐसी खास सिचुएशन जिसमें हम नाखून काटना शुरू कर देते हैं बिना जाने। पर मैंडी की ये जो नाखून काटने की आदत थी, ये चरम पर थी। मैंडी अपने नाखून इस हद तक काट चुकी थी कि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा था। उसने नाखून के आसपास का मांस भी काट डाला था, और वो ऐसा जानबूझकर नहीं करती थी। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उसने बताया, शुरुआत में जैसे दूसरे लोग नाखून काटते हैं, उसने भी वैसे ही नाखून काटा था, पर पता नहीं कब ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई कि वो नाखून काटने लगी और इस हद तक काटने लगी। मैंडी को कॉम्पीटिंग रिस्पॉन्स देना सिखाया गया। कॉम्पीटिंग रिस्पॉन्स एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो आपकी अर्ज को, जो आपकी मेन आदत है, उसको रिप्लेस करती है। किसी भी आदत का बनने या बिगड़ने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला, इशारा, जिससे आपको पता चले कि कोई पर्टिकुलर काम करना है। उस इशारे को समझकर एक एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन, जो कि कुछ भी हो सकता है, दांत काटना, चाय पीना, घूमना, खेलना, सोना, एनीथिंग। और तीसरा, ये एक्शन करने के बाद आपको क्या इनाम मिलता है, आपको क्या सुख मिलता है, आपका दिमाग किस चीज को एज अ रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है। ये 3 फैक्टर जब इकट्ठा होते हैं तो किसी आदत का निर्माण होता है या उसमें बदलाव होता है। मैंडी के केस में उसे तरह तरह की सिचुएशंस में रखा गया, तरह तरह की परेशानियां दी गईं, तरह तरह की सिचुएशंस दिखाई गईं, हर तरह के इमोशन से गुजारा गया, और तब ये पाया गया कि किसी बहुत बड़ी परेशानी या डर की वजह से मैंडी ऐसा नहीं करती। मैंडी जब खाली बैठी होती है, बोर होती है, तो वो अपने नाखून काटना शुरू कर देती है, और जाने अनजाने ही वो इस कदर तक अपने नाखून काटती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा बैठती है। तो कॉम्पीटिंग रिस्पॉन्स के थ्रू मैंडी का ट्रीटमेंट करने की शुरुआत की गई। मैंडी को कहा गया कि जब भी उसे ऐसी अर्ज महसूस हो कि उसे नाखून काटना है, उसे सिर्फ एक कार्ड पर टिक लगाते जाना है कि उसे कब कब ऐसी अर्ज महसूस हुई। महीने भर बाद पहले महीने ये देखा गया कि बहुत सारी बार मैंडी ने टिक किया था, नंबर बहुत ज्यादा थे, और उसके अलावा मैंडी ने कहा कि कुछ एक बार तो वो टिक नहीं कर पाई, उसे पता ही नहीं चला। पर यह प्रैक्टिस जारी रखी गई। दूसरे महीने मैंडी ने 27 बार टिक किया था जब उसे नाखून काटने की अर्ज महसूस हुई। मैंडी को कहा गया कि तुम अपनी इस आदत पर नजर रखो, और जब भी तुम्हें ऐसी अर्ज महसूस हो, कॉम्पीटिंग रिस्पॉन्स देना शुरू करो। वो कुछ भी हो सकता है, टेबल थपथपाना शुरू कर दो, गुनगुनाना शुरू कर दो, टहलना शुरू कर दो, कुछ खाना शुरू कर दो, मतलब ये कि किसी और एक्शन से नाखून काटने के एक्शन को रिप्लेस कर दो। मैंडी ने यह करना शुरू किया। शुरू में कई बार वो भूल गई कि उसे क्या करना है, पर लगातार चलती ट्रीटमेंट और हर महीने के हिसाब से मैंडी की आदत सुधरती गई, और एक वक्त आया कि उसने नाखून काटना छोड़ दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि कंप्यूटर के एक प्रोग्राम को इरेज करने के बजाय उसके ऊपर एक नया प्रोग्राम रीराइट कर दिया जाए। किसी आदत को पहले की हालत में लाने, उसे ठीक करने की ट्रेनिंग देने वालों में से एक नेथन एजरिन ने कहा कि वैसे ये बहुत ही आसान नजर आता है, पर एक बार आप अगर ये जान जाएं कि आपकी आदतें कैसे काम करती हैं, और साथ ही अगर आप अपनी आदतों के इशारों और इनामों को भी जान लें, तो आदतों को बदला जा सकता है और उसमें कम समय लग सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है, पर सच्चाई यही है कि अगर आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। बस आपको अपनी आदतों की बिगिनिंग, मिडिल पार्ट और एंड, यानी कि शुरुआती इशारा, बीच का एक्शन, और तीसरा वो एक्शन करने के बाद आपका दिमाग किस चीज को एज अ रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है, आपको वो एक्शन करके क्या मजा आता है। अगर ये आपको क्लियर है तो आप बीच का एक्शन चेंज करके इशारा और इनाम सेम रखते हुए अपनी आदत को बदल सकते हैं। आदतों में बदलाव कैसे आता है, ये सब्जेक्ट जितना आसान है उतना ही कठिन भी है, और दुर्भाग्यवश आदतों में परिवर्तन लाने का कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आता जो हम आसानी से कह सके कि ऐसा करिए तो आदतें बदल जाएंगी। हर इंसान के लिए, हर आदत को बदलने के लिए नई तरकीबें काम में आती हैं। हमें ये ढूंढना होगा कि कौन सा तरीका कारगर है। ऐसा कोई तरीका है नहीं जिसे अपनाकर हर किसी को आदतें बदलने में सक्सेस हासिल हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि आदतों को जड़ से मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि पुरानी आदतों की जगह पर नई आदतें अपनाई जा सकती हैं। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आदतें बदलने का एक सुनहरा नियम होता है जो आदतों में बदलाव लाना आसान बना देता है, और ये गोल्डन रूल है। आदत का जो सर्कल है, उसको शुरुआत करने का जो ट्रिगर है और जो खत्म करने का प्राइस है यानी रिटर्न है, उसको एक जैसा रखते हुए नए एक्शन अप्लाई किए जाएं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके लिए खुद पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। आदत में बदलाव लाने के लिए हमारे अंदर ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम जो करने जा रहे हैं, जो चेंजेस लाने जा रहे हैं अपनी हैबिट्स में, वो हो पाएंगे। अक्सर लोगों के अंदर ये विश्वास किसी ग्रुप में रहकर ही आता है। जब वो अकेला होता है तो ये भरोसा उसमें नहीं होता। जैसा अगर आप देखें कि सेंटर्स में लोग आसानी से सिगरेट, अल्कोहल ये सब छोड़ पाते हैं। दूसरी बात, ऐसी आदतें जैसे कि सिगरेट पीने की इच्छा या शराब पीने की इच्छा, ऐसी आदतों को बदलने के लिए इनकी जगह पर उतनी ही इफेक्टिव कोई और चीज की जाए। जैसे सिगरेट की बजाय लोग निकोटीन च्युइंगम चबाते हैं, जिससे उनका एक्शन रिप्लेस हो जाता है और धीरे धीरे वो सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। इसी तरह अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी खान पान की आदतों पर बहुत ही ध्यान देना होगा कि आप कब कब खाते हैं, किस वजह से खाते हैं, क्या वो जो आप खा रहे हैं वो हेल्दी मील है या बस बिना सोचे समझे
किसी सिचुएशन के अंदर आकर, प्रेशर में आकर, डिप्रेशन में आकर आप खाए जा रहे हैं, इन सारी बातों का आपको लेखा जोखा डेटा रखना पड़ेगा। साथ ही आपको कोई एक ऐसा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जिसकी आप मदद ले सकें अपना ध्यान भटकाने के लिए, जिससे हर आधे घंटे में आप बात कर सकें, गप्पे लड़ा सकें, ताकि फिर आप जब भी ऐसी कोई अर्ज आए, जब भी आपका मन करे खाने का, तो उस इंसान से बात करके अपने मन को बहला सकें। अगर कोई इंसान नहीं है तो आप किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां पर जाकर अपना टाइम पास कर सकें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी स्ट्रेस में आकर परेशान होकर खाने की आदत थी वो छूट जाएगी। तीसरा, अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं या ऐसा समूह नहीं, ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी हेल्प लेकर आप अपनी इस आदत को छोड़ सकें, तो आप हेल्दी ईटिंग का रास्ता अपना सकते हैं। आप खुद को ये प्रॉमिस करें कि जब भी आपको ऐसी अर्ज महसूस हो आप फ्रूट्स खाएंगे। आप स्नैक्स के बजाय कुछ ऐसा खाएंगे जिससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। आप कुछ ऐसा खाएंगे जिससे आपका शरीर ग्रो करना शुरू कर दे। आप कुछ ऐसा खाएंगे जिससे आपका शरीर डिटॉक्स होना शुरू कर दे। आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी वो अनहेल्दी आदत हेल्दी आदत में बदल जाएगी। तो इस बात से साफ है कि अगर आप अपनी पुरानी आदत को बदलना चाहते हैं तो उसके विकल्प के रूप में आपको कोई नई क्रिया, कोई नया एक्शन ढूंढना होगा। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। आपके अंदर विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। तो जब किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। अपने जैसे लोगों को एक साथ कोशिश करते देखकर विश्वास 4 गुना बढ़ जाता है और बुरी आदतें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छूट जाती हैं। हम जानते हैं कि परिवर्तन, चेंज संभव है, पर हमें उसे सच्चे मन से मानना भी पड़ेगा। एक अल्कोहलिक, एक शराबी अपनी लत से छुटकारा पा सकता है। एक स्मोकर अपनी लत से अपने आप को छुड़ा सकता है। हमेशा हारने वाला चैंपियन बन सकता है। और ऐसी कोई भी आदत जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है वो बदली जा सकती है। यही नहीं, छोटी छोटी आदतें जो कि हम ध्यान भी नहीं देते, जैसे कि बच्चों पर चिल्लाना, रात भर जागना, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना, ऐसी आदतें भी आसानी से काबू की जा सकती हैं अगर हमें उनका सब्स्टिट्यूट मिल जाए जिनसे हम इन एक्शंस को चेंज कर सकें। रिसर्चर्स ने अपने रिसर्चेस में पाया है कि अगर आदतों को बदलने की दिशा में सही कदम उठाया जाए तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनकी आदतों में भी चेंज लाया जा सकता है और सक्सेस की ओर बढ़ा जा सकता है। जब कई लोगों का ग्रुप मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव की ओर अपने एफर्ट्स डालता है, अपनी आदतें बनाता है, तो उसकी सफलता, उसकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। बात अक्टूबर 1987 की है। मैनहट्टन के एक बहुत ही ग्रैंड होटल के वॉल रूम में, मीटिंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ये मीटिंग थी एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका, एल्कोआ की, जिसमें उसके नए सीईओ से मिलने बहुत सारे निवेशक और शेयर होल्डर्स आए थे। इस कंपनी ने पिछले 100 सालों में चॉकलेट के रैपर बनाने से लेकर स्पेसशिप के पार्ट्स तक बनाए थे। इस कंपनी के फाउंडर ने 100 साल पहले एल्यूमिनियम को कैसे पिघलाते हैं उस चीज का आविष्कार किया था, और बस तभी से यह कंपनी एल्कोआ पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी। इस मीटिंग हॉल में जितने लोग बैठे थे उनमें से कई लोगों ने लाखों डॉलर इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में और बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पिछले 1 सालों से इनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बल्कि घाटा होने लग गया था। तो उसी चीज को एड्रेस करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए कि क्या गलतियां हो रही हैं, ये मीटिंग बुलाई गई थी और सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो जब एल्कोआ के मैनेजिंग बोर्ड ने नए सीईओ के चुनाव की घोषणा की तो हर किसी ने सोचा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ज्यादा कुछ नहीं बदला। नए सीईओ थे पॉल ओनेल। मीटिंग में करीब दोपहर 12 बजे वो स्टेज पर आए और उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया। मैं यहाँ पर अपने जो वर्कर्स हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी पर बात करना चाहता हूँ। हर साल एल्कोआ के अनेकों कर्मचारी काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में चोट खा जाते हैं, एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको 1500 डिग्री तापमान में धातुओं को पिघलाने के लिए काम करना पड़ता है, जिसमें जरा सी गलती की गुंजाइश नहीं है, उनके हाथ कट सकते हैं। पर इतने चैलेंजेस के बाद भी हमारी कंपनी के लोग, हमारी कंपनी के काम करने वाले बाकियों से बेहतर है। हमारा रिकॉर्ड पूरे अमेरिका में सबसे अच्छा है। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि अब मैं सीईओ हूं तो मैं एल्कोआ को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। जब पॉल ओनेल ने अपनी बात कह ली तो वहां पर मीटिंग में बैठे सारे लोग सरप्राइज थे, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के भाषण में या इस तरह के प्रोग्राम्स में सारी चीजें पहले से तय होती हैं, एजेंडा तय होता है कि किस विषय पर बात की जाएगी। पर यहाँ पर पॉल ओनेल ने किसी भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया। उन्होंने ना मुनाफे की बात की, ना टैक्स की बात की। उन्होंने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं कि बाजार को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम अपने आगे के प्लान बनाएं, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करें जिससे हमारी जो कंपनी है वो और प्रॉफिट कमाए। बल्कि पॉल ओनेल ने अपने लोगों की सेफ्टी की बात की। तो जो इन्वेस्टर्स इकट्ठा हुए थे ये सोचकर कि बहुत मुनाफे की बात होगी, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक जो हालात थे आगे हालात उससे भी बदतर हो जाएं। पॉल ओनेल ने अपनी बात कहना जारी रखा। उन्होंने कहा कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं मैं उन्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने बॉलरूम के पीछे, मीटिंग रूम के पीछे की ओर इशारा किया। वहाँ पीछे कुछ दरवाजे हैं और उन दरवाजों से आग लगने की स्थिति में आराम से बाहर निकला जा सकता है और सीढ़ियों से लॉबी में पहुंचकर वहां से सुरक्षित इमारत से बाहर जाया जा सकता है। ये सब बातें सुनकर इन्वेस्टर्स एकदम शांत थे। वो सोच रहे थे कि ये एग्जाम्पल क्यों बताया जा रहा है।
लोग बाहर निकले खुश नहीं थे। उन्होंने अपने शेयर्स बेचने की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को कहा कि इस कंपनी का कुछ नहीं होने वाला, ये और बुरी हालत में होने वाली है, इट्स बेटर कि आप अभी से अपने जो शेयर हैं उन्हें बेचकर कम से कम अपने जो मूलधन है, जो पैसा है वो बचा सके। पर जिन लोगों ने शेयर बेच दिए उन्होंने देखा कि ठीक 1 साल बाद एल्कोआ कंपनी ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। और जब पॉल ओनेल रिटायर हुए उस वक्त तक कंपनी का मुनाफा 5 गुना तक ज्यादा बढ़ चुका था। और ये सब हुआ सिर्फ ओनेल की उस नीति के कारण जिसमें उनकी कंपनी एल्कोआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक थी। तो पॉल ओनेल ने बदलाव करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनको ठीक करने की ठानी। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि उनका काम ऐसा हो जहां पर कोई खतरा ना हो और वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। आदर्श स्थिति ये होती है कि कोई कर्मचारी काम पर आते समय जितनी अच्छी हालत में आ रहा हो, काम खत्म करके जब वो वापस अपने घर जाए तो भी वो सुरक्षित हो और उसी अच्छी हालत में हो। लोगों के दिमाग में ये थॉट नहीं होना चाहिए कि यहाँ उनकी जान को खतरा है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उनका काम में मन नहीं लगेगा। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। इसीलिए पॉल ओनेल ने अपना ध्यान कर्मचारी सुरक्षा पर केंद्रित करने का निर्णय लिया और उनकी सूची में पहली प्राथमिकता भी यही थी कि लोगों की सुरक्षा संबंधी जो आदतें हैं उन्हें बदला जाए। पॉल ओनेल के इस प्रस्ताव में एक खास बात यह थी कि जब सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि जो ये नए सीईओ ने फरमान जारी किया है वो इससे कितने सहमत हैं, तो एक भी कर्मचारी सामने नहीं आया। यह ऐसा विषय था कि कोई भी इसके बारे में ये नहीं कहना चाहता था कि यह गलत है, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा का सवाल था। कई सालों से जो कर्मचारी यूनियन सुरक्षा के कड़े नियमों के लिए लड़ाई लड़ रही थी, जो मैनेजर्स थे जो ये प्रॉब्लम झेल रहे थे, उन सब ने सिर्फ यही कहा कि हाँ ये अच्छा प्रस्ताव है। जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें शुरुआत में ये बात समझ में ही नहीं आई। अधिकतर लोग ये समझ ही नहीं पाए कि पॉल ओनेल की शून्य दुर्घटना योजना दरअसल एल्कोआ के अब तक के इतिहास में कंपनी के पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी योजना थी। पॉल ओनेल की कर्मचारी सुरक्षा योजना आदत के फंदे को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उन्होंने एक सरल इशारा चुना था, कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटना, यानी क्या कारण है। फिर उन्होंने एक ऑटोमेटिक रूटीन स्टैब्लिश किया। दुर्घटना की स्थिति में उस यूनिट के प्रमुख की यह जिम्मेदारी थी कि वो 24 घंटों के अंदर ही पॉल ओनेल को घटना की जानकारी दे और साथ ही ऐसी योजना भी बनाए जिससे कि दोबारा ऐसी दुर्घटना, ऐसा एक्सीडेंट ना हो। और जब कोई ऐसा करता था तो उसका एक इनाम भी था, और ये इनाम था प्रमोशन, उनकी सैलरी इंक्रीज करना। इस प्रोसेस सेटअप से यूनिट के जितने भी हेड्स थे वो हमेशा बिजी रहते थे अपने काम में। वो हमेशा ध्यान रखते थे कि कोई भी ऐसा मौका आए जिसमें पॉल ओनेल को बताया जा सके कि देखिए दुर्घटना हो सकती है। इससे क्या हुआ, काम बहुत अच्छा होने लग गया, क्योंकि हर एक इनाम के लालच में अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लग गया, काम सही ढंग से करने लग गया और कंपनी ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। साथ ही साथ पॉल ओनेल ने एक नई बात शुरू की। उन्होंने कंपनी में काम करने वाले हर वर्कर को यह अलाउ किया कि वो भी कंपनी के बेटरमेंट के लिए सलाह दे सकता है, और अगर किसी की सलाह, किसी का सुझाव कंपनी के ग्रोथ में काम आता है तो उसे इनाम दिया जाता था। तो इस तरह से पॉल ओनेल ने लोगों को नई आदतें डाली, जिसकी वजह से उनकी कंपनी, जिस पर निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने भरोसा नहीं दिखाया था, 5 गुना ज्यादा कीमती हो गई थी। उसकी वर्थ 5 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और इतनी बड़ी सक्सेस का राज सिर्फ मूल जरूरतों को, मूल आदतों को पहचानने भर से पॉल ओनेल ने अचीव किया था। आदतें किसी को अर्श से फर्श पर और किसी को फर्श से अर्श पर ले जाने की ताकत रखती हैं। आइए आदतों का ये जो खेल है इसे समझें। वर्ल्ड के जो चमकते चुनिंदा सितारे हैं स्पोर्ट्स में, उनमें से एक माइकल फेल्प्स की कहानी से। माइकल फेल्प्स बीजिंग के एक ओलंपिक विलेज में रहते थे। 13 अगस्त 2008 को उनका दिन सुबह 6:30 बजे के अलार्म से शुरू हुआ। बिस्तर से उठे, रोज की तरह अपना जो रेगुलर रूटीन वर्क है वो किया, कपड़े पहने और नाश्ता करने के लिए बाहर आ गए। ये उसी हफ्ते की बात है जब उन्होंने 3 गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत लिए थे। अब उनके पास कुल मिला के 9 जो है गोल्ड मेडल हो चुके थे। आज जो रेस होने वाली थी उसमें 2 रेसेस थी। तो वो 7 बजे कैफेटेरिया पहुंच गए। कंपटीशन के दौरान जो उनकी आदत थी उसके हिसाब से उन्होंने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, जिसमें अंडे, ओटमील और कुछ एक एनर्जी ड्रिंक्स थे। सो एक कैलकुलेटेड खाना उन्होंने खाया जिससे उन्हें 6000 कैलोरीज मिल जाए। दिन की पहली जो रेस थी वो 200 मीटर की बटरफ्लाई रेस थी और फेल्प्स इसमें नंबर 1 थे। रेस 10 बजे शुरू होनी थी तो फेल्प्स ने करीब 2 घंटे पहले ही स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनके हाथ पैर इतने लचीले थे कि बेली डांसर्स के भी उतने लचीले हाथ पैर नहीं हो सकते। खैर, ठीक 8:30 बजे वो स्विमिंग पूल में उतर गए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 800 मीटर मिक्स स्टाइल किया, उसके बाद 600 मीटर किकिंग की, 400 मीटर तक बुआई को अपने पैरों से खींचा, फिर 200 मीटर स्ट्रोक्स ड्रिल्स किए और हार्ट रेट बढ़ाने के लिए करीब 25 मीटर स्प्रिंट सीरीज की। इस पूरी एक्सरसाइज में उनको करीब 45 मिनट लगा। ठीक 9:15 बजे वो पूल से बाहर आए और अपना सूट पहनने लगे, जो इतना टाइट था कि इसे पहनने में 20 मिनट का समय लग जाता था। इसके बाद उन्होंने अपना हेडफोन पहना जिसमें वो म्यूजिक सुनते थे, वो म्यूजिक लगाया और इंतजार करने लगे। ये फेल्प्स का रूटीन था हर रेस से पहले, और जीतने की भी आदत उन्होंने ऐसे ही डाल रखी थी। फेल्प्स ने 7 साल की छोटी सी उम्र से ही तैरना शुरू कर दिया था। वो बहुत फुर्तीले थे और उन्हें किसी भी काम में थकान नहीं होती थी। पर ये जो रूटीन था, ये जो आदत थी हर रेस से पहले, फेल्प्स ने इसे बनाया था, क्योंकि शुरुआत में फेल्प्स बहुत ज्यादा डर जाते थे, वो भावुक थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी के शिकार हो जाते थे। रेस से पहले वो शांत नहीं रह पाते थे। ऐसे में वहां के एक लोकल कोच
बॉब बोमैन ने उन्हें देखा और समझ गए कि ये तो चैंपियन बन सकते हैं अगर इनकी इन आदतों को सुधारा जाए। तो उन्होंने एक बुक खरीद के उनको दी जिसमें अपने ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, छोटी छोटी जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस थी या जो रूटीन बनाने की एक्सरसाइजेस थी वो लिखी हुई थी, जिसे माइकल फेल्प्स की मम्मी उन्हें रोज जोर जोर से पढ़कर सुनाया करती थी। उस किताब में लिखी हर इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो करते करते एक वक्त ऐसा आया कि माइकल फेल्प्स सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करके सोते थे और सुबह उठते थे तो वही रूटीन फॉलो करते थे। जो लोकल कोच थे बोमैन, उनको ये भरोसा था कि तैराक की सफलता का रहस्य जो है वो सही रूटीन, यानी एक के बाद एक जो चीजें की जाती हैं अगर वो सही बनाया जाए तो उसमें छुपा होता है। और यही ध्यान में रखकर बोमैन ने फेल्प्स में कुछ ऐसी आदतें डेवलप की जिनकी मदद से वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बने रह सकें और बाकी सभी दूसरे जो स्विमर्स हैं उनसे अपनी अलग पहचान बना पाएं। इसके लिए बोमैन को फेल्प्स की लाइफ में जो डिफरेंट और भी पहलू थे, उनकी पर्सनल लाइफ थी, उनके मम्मी पापा के बीच जो तलाक चल रहा था, उन सबको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें केवल फेल्प्स की कुछ चुनिंदा आदतों पर ध्यान देना था। पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये वो आदतें थी जिनका तैरने से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जिससे फेल्प्स में करेक्ट मेंटल प्रोग्रेस हो सके। तो उन्होंने कुछ ऐसा रूटीन बनाया जिससे फेल्प्स रेस से पहले शांत होकर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, अपना मेडिटेशन कर सके, शांत रह सके और जब रेस में उतरे तो जीत कर ही वापस आए। क्योंकि स्विमिंग में जीत और हार का फर्क केवल कुछ मिली सेकेंड से भी तय हो सकता है। इसीलिए इस तरह के रूटीन्स को फॉलो करने से फेल्प्स को बहुत ही ज्यादा फायदे मिले और उनकी जीत पक्की हो गई। साथ ही माइकल फेल्प्स ने वो रूटीन अपने पूरे करियर में फॉलो किया, अपनी पर्सनल लाइफ में भी फॉलो किया। उन्होंने एक वीडियो टेप बना रखा था जो कि वो सोने से पहले जरूर देखते थे और सो के उठने के बाद जरूर देखते थे, जिससे वो मोटिवेट होते थे, जिसे वो अपने रूटीन में शामिल करते थे। उस वीडियो में जो कुछ भी पिक्चराइज था वो रियल नहीं था। उसमें ऐसे सीन्स थे जिससे फेल्प्स को लगता था कि वो जीत रहे हैं, जिससे जब वो सोते थे तो उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता था, जिससे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देते थे कि उन्हें जीतना है, जिससे वो अपने ऊपर भरोसा कर सकते थे। वो वीडियो बेसिकली एक गाइडेड मेडिटेशन था जिसमें माइकल फेल्प्स सोते सोते ही पानी में उतरने से लेकर रेस करने से लेकर रेस जीतने तक का सब कुछ इमेजिन कर पाते थे। और जब प्रैक्टिस सेशन होता था तो जो लोकल कोच बोमैन थे वो फेल्प्स को बस यही कहते थे, अपना वीडियो टेप चलाओ, अपना वीडियो टेप चलाओ, जिससे फेल्प्स हमेशा समझ जाते थे कि अब उन्हें क्या करना है जीतने के लिए। जिसे अगर हम सही शब्दों में कहें तो माइकल फेल्प्स ने जीतने की आदत को डेवलप कर लिया था। पहाड़ों की चोटी को फतेह करना है तो छोटे छोटे कदम बढ़ाना सीखिए, दौड़ना अपने आप आ जाएगा। कहते हैं कि अगर एक ही चीज आप रोज प्रैक्टिस करें तो वो आपकी आदत बन जाती है। अब अगर उसी आदत को अपनी जीत के लिए इस्तेमाल किया जाए या अपनी जीत के हिसाब से, अपनी मंजिल के हिसाब से अपनी आदतें बनाई जाएं तो जीत पक्की हो जाती है। उदाहरण के तौर पर माइकल फेल्प्स की कहानी। माइकल फेल्प्स के कोच बॉब बोमैन ने माइकल फेल्प्स को उनके रेगुलर रूटीन पर, डे बाय डे रूटीन पर काम करने के लिए कहा, उसमें उनकी आदतें सुधारने के लिए कहा। दूसरे कोचेस जहां पर स्विमर्स को उनके तैरने में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहते थे, माइकल फेल्प्स के लोकल कोच बॉब बोमैन ने माइकल फेल्प्स को अपने दिन को सुधारने को कहा। उसके पीछे एक लॉजिक था और वो ये कि फेल्प्स का दिमाग उस रूटीन से, उस आदत से इतना परिचित हो चुका था कि वो दूसरी चीजों को लेकर, अपने रूटीन को लेकर चिंता नहीं करते थे। उनका सारा फोकस अपने तैरने पर होता था। यहाँ तक कि कोच बॉब बोमैन ने उनके तैरने को भी उनकी आदत बना दिया था, जिसकी वजह से माइकल फेल्प्स जब कंपटीशन की तैयारी करते थे तो कोई खास सत्र की तैयारी नहीं करते थे। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले तैयारी नहीं करते थे जैसे कि बाकी तैराक करते थे। माइकल फेल्प्स पूरे जीवन हर दिन तैराकी की प्रैक्टिस करते रहे। उन्होंने उसे अपनी आदत बना लिया। पर यह सब इतना आसान नहीं था। वुमेन कहते हैं कि हम तब तक अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे जब तक कि हमें वो एक चीज, वो एक तरीका नहीं पता लग गया जिससे हमें फायदा हो रहा था। बस आगे चलकर हमें ये एहसास हुआ कि जीत के जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे क्षण हैं, उन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके अगर हम उन्हें गाइडेड मेडिटेशन की तरह इस्तेमाल करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और फेल्प्स विजेता बन सकते हैं। तो हमने इसे अपने एक रूटीन का हिस्सा बना लिया। हम तैराकी की हर रेस के पहले कुछ एक खास रूटीन वाले एक्शंस करते थे, जैसे 7:30 बजे उठना, 8 बजे तैयार होना, 8:30 बजे नाश्ता करना, 9 बजे पूल में उतरना, स्ट्रेचिंग करना लगभग 45 मिनट, उसके बाद म्यूजिक लगाना और उसके बाद रिलैक्स करना और 12 बजे रेस में उतर जाना। अगर आप फेल्प्स से ये क्वेश्चन करें कि भाई कंपटीशन से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो केवल एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उनका दिमाग इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो अनजाने में ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। बीजिंग में सुबह 9:56 का समय था और रेस में केवल 4 मिनट बाकी थे। फेल्प्स अपने शुरुआती पॉइंट पर खड़े थे, धीरे धीरे अपने पंजों पर उछल रहे थे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे थे और सुन रहे थे। जैसे ही रेस का अनाउंसमेंट करने वाले व्यक्ति ने फेल्प्स का नाम लिया, फेल्प्स हमेशा की तरह अपने शुरुआती पॉइंट पर खड़े थे और फिर एक पायदान नीचे उतरे। वो 12 साल की उम्र से ही रेस शुरू होने से पहले एक पायदान नीचे उतरकर 3 बार अपनी बाहें हवा में घुमाते थे। ये उनकी आदत थी। आज भी उन्होंने वही किया। वो एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर आकर खड़े हो गए और अपने स्टार्टिंग एक्शन में आ गए और इसके ठीक बाद ही जैसे ही रेस शुरू करने के लिए फायर हुआ, वो पानी में कूद गए। पानी में जाते ही फेल्प्स ये जान गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि पूल का पानी उनके गॉगल्स के अंदर चला गया था। फेल्प्स ये भी नहीं जानते थे कि उनके गॉगल्स में नीचे छेद था या ऊपर। उन्होंने बस इसी उम्मीद में अपना सिर पानी से बाहर निकाल लिया कि ये छेद ज्यादा बड़ा ना हो जाए। लेकिन
दूसरे मोड़ को पार करने तक उनके लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। फेल्प्स तीसरे मोड़ और आखिरी लैप तक पहुंच पाते से पहले ही उनके गॉगल्स में पानी पूरी तरह से भर गया था। अब फेल्प्स को ना तो स्विमिंग पूल के नीचे बनी लकीरें नजर आ रही थी और ना ही वो टी नजर आ रहा था जिसे उन्हें टच करना था। फेल्प्स उस समय पूरी तरह से लगभग दिशाहीन हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ओलंपिक के फाइनल में इस तरह की प्रॉब्लम सामने आने से कोई भी तैराक घबरा सकता है, लेकिन फेल्प्स एकदम शांत थे। उस दिन भी बाकी सब कुछ फेल्प्स की योजना के हिसाब से ही हुआ था। बस गॉगल्स में छेद होना उस रूटीन में एक छोटी सी रुकावट थी जिसका सामना करने के लिए फेल्प्स पहले से तैयार थे। एक बार बोमैन ने फेल्प्स को मिशिगन के स्विमिंग पूल में आंख बंद करके तैरने के लिए प्रैक्टिस कराई थी। उनका कहना था कि फेल्प्स को हर तरह की चुनौती के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फेल्प्स अपने मानसिक दर्शन में जो दृश्य देखते थे, जो पिक्चर्स देखते थे, उसमें कुछ एक में इस परिस्थिति का भी, इस सिचुएशन का भी सामना करने की तैयारी कराई गई थी। ठीक वही हुआ। गॉगल्स खराब होने पर फेल्प्स क्या करेंगे, इसकी मानसिक तैयारी तो वो पहले ही कर चुके थे। अपने आखिरी लैप शुरू करने से पहले ही फेल्प्स ने अंदाजा लगा लिया कि इस लैप के एंड तक करीब 19-20 स्ट्रोक्स की जरूरत है। उन्होंने गिनती शुरू की और आगे बढ़ते रहे। वो बहुत तेजी से तैर रहे थे और गॉगल्स में छेद की वजह से उनका मन परेशान नहीं था, वो एकदम शांत थे। जैसे ही उन्होंने आधा लैप पार किया, उन्होंने पूरी ताकत लगा के अपने तैरने की गति को बढ़ा दिया और अपने साथ जो तैरने वाले कॉम्पिटिटर थे उनसे बहुत आगे निकल गए। 18वें स्ट्रोक के बाद उन्हें लगने लगा कि पुल की दीवार बस आने ही वाली है और वो देखने वालों के चीखने की आवाज सुन सकते थे। उन्होंने 19वां स्ट्रोक लगाया और 20वां लगाया, पर अभी तक दीवार उनके हाथ के पास नहीं आई थी। और फिर लोगों को सुनते हुए उन्होंने एक और स्ट्रोक बहुत तेजी से लगाया और पुल की दीवार उनके हाथ को छू गई। उनका अंदाजा एकदम सही था। वो पानी से बाहर आए, गॉगल्स उतारे, स्कोर बोर्ड पर माइकल फेल्प्स का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था और सामने लिखा था WR, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। फेल्प्स ने एक और गोल्ड मेडल जीता था और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा था जब आप तैर रहे थे, तो माइकल फेल्प्स का जवाब था, मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे मैंने सोचा था या जैसा मैं हर रेस में सोचता हूँ। मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा था। ये मेरी लाइफ की जो छोटी छोटी सक्सेस है उन्हीं में से एक और है। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप कर सकते हैं। सक्सेसफुल इंसान की कई आदतें होती हैं, वैसे ही सक्सेसफुल कंपनियों की भी कई आदतें होती हैं जिन्हें आप स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं, पर ये उनका वर्क कल्चर होता है। एक ऐसी ही कंपनी का एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पर बात आगे बढ़ा सकते हैं और वो कंपनी है स्टारबक्स। स्टारबक्स जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियों ने अपने यहाँ काम करने वाले हजारों लोगों को लाइफ के ऐसे ऐसे गुण सिखाए हैं, ऐसी ऐसी क्वालिटीज दी हैं जिसे उनका परिवार, उनका स्कूल या फिर सोसाइटी कभी नहीं सिखा पाया। स्टारबक्स में 1,37,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी के जो पुराने वर्कर्स हैं वो भी करीब 10 लाख के ऊपर होंगे। इस फिगर को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि स्टारबक्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टारबक्स अपने पहले साल में अपने हर वर्कर को, हर कर्मचारी को एक स्पेशल क्लास में करीब 50 घंटे ट्रेनिंग देती है। उसके बाद काउंसलर्स बैठते हैं, वो उन्हें गाइड करते हैं। उसके साथ ही स्टारबक्स बुक्स और कंटेंट देती है जो कि वहां के कर्मचारी घर पर बैठ के पढ़ते हैं। इस एजुकेशन का जो मूल है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है जिस पर उनका फोकस होता है, वो है लोगों में इच्छा शक्ति की आदत डेवलप करना। मैं कर सकता हूं, ये आदत डेवलप करना। बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने बहुत सारे रिसर्चेस में ये कहा है कि पर्सनल जो सक्सेस होती है उसमें आमतौर पर कर गुजरने की जो इच्छा होती है, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनमें सब में विल पावर की जो आदत है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक रिसर्च किया था क्लास 8 के लगभग 150 बच्चों के साथ, और उसमें उनके IQ की जांच की गई थी। इसके अलावा उनके डिसिप्लिन और विल पावर को भी चेक किया गया था। अच्छा, पाया यह गया कि जिन बच्चों में विल पावर ज्यादा थी, इच्छा शक्ति ज्यादा थी, वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाते थे। वो अपनी क्लास में हमेशा एक्टिव रहते थे, वो हमेशा अपनी क्लास में सवाल पूछते थे, अपने आप को अपडेट रखते थे। पर वहीं जिन बच्चों में इच्छा शक्ति की कमी थी, जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी थी, जिन बच्चों में आगे बढ़ने की इच्छा की कमी थी, वो पढ़ाई में पीछे रहते थे। वो टीचर से नजरें चुराते थे, वो अनुशासित नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे, वो क्लासेस से भागते थे। इन्हीं रिसर्चेस से ये पता लगा कि स्टूडेंट्स की इच्छा शक्ति को, विल पावर को बढ़ाने के लिए इन्हें उनकी आदत बनाया जाए। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि जो मेहनत है वो उनकी आदत में शुमार होता है, वो उनकी आदत बन चुकी होती है। वो अलग से कोई चीज नहीं करते, रूटीन में रोज एक आदत के हिसाब से थोड़ा 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 वो आगे बढ़ते रहते हैं और सफल होते हैं। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या किया जाए, वो उनकी आदत में शुमार होता है। कंपनी ने 90s में जब अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और फैलाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज बनाई, तो उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझी। उन्होंने देखा कि अगर वो चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो सिर्फ एक कप कॉफी के लिए $4 खर्च करे, तो कस्टमर्स को उसी लेवल का उन्हें एटमॉस्फेयर भी देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की आदत में हो लोगों की सेवा करना, लोगों की केयर करना, और उन्हें उसी हिसाब से ट्रेन किया गया। वो एक कॉफी का कप या फिर छोटी सी नाश्ते की अगर प्लेट देने जा रहे हैं तो वो भी खुशी से परोसें, ताकि जो कस्टमर आया हुआ है उसे अच्छा लगे, उसे स्पेशल फील हो।
इसीलिए स्टारबक्स ने इस बारे में रिसर्चेस कराई और उसी के हिसाब से अपने कर्मचारियों को, अपने वर्कर्स को अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सिखाया। उन्हें इतना डिसिप्लिन बनाया कि हर कस्टमर का ऑर्डर लेते हुए उन्हें अच्छा महसूस हो, और कस्टमर्स भी इस बात को रियलाइज करते थे। कंपनी की मैनेजमेंट ये समझ गई थी कि जब तक वर्कर्स काम के दौरान अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद से अलग करना नहीं सीखेंगे, तब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी, वो लोग ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें काउंसलिंग सेशंस के थ्रू खुद पर कंट्रोल करना सिखाया गया, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाया गया, जिसका सीधा असर कस्टमर्स के साथ उनके बिहेवियर पर पड़ा। विल पावर के ऊपर ही एक और रिसर्च की गई थी केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में। वहां एक बड़े से हॉल में कई बच्चों को रखा गया था और साथ ही उसी कमरे में बहुत ही टेस्टी कुकीज रखी थी। जो टीचर थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने बच्चों को कहा कि मैं बस आधे घंटे में लौट के आता हूं। जिन बच्चों ने वेट किया उन्हें एक के बजाय 2 कुकीज मिलेंगी, और वो बाहर चले गए। उन बच्चों के ऊपर निगरानी रखी गई थी, देखा जा रहा था छुपकर कि वो क्या कर रहे हैं। पाया यह गया कि 25 बच्चों ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा और बाकी सारे बच्चों ने एक एक कुकीज उठा के खा ली। वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जब रिसर्चर लौटे तो उन्होंने उन 25 बच्चों को 2 कुकीज दी, क्योंकि वो उनका हक बनता था। अब ये रिसर्च यहीं पर खत्म नहीं हुई। जो रिसर्चर थे उन्होंने अगले कई सालों तक उन सारे बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा और पाया कि वो 25 बच्चे उन बाकी बच्चों से हमेशा आगे रहे जिन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा था। इस रिजल्ट को देखते हुए साइंटिस्ट ने और नई नई रिसर्चेस की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि सेल्फ कंट्रोल को कैसे डेवलप किया जा सकता है। इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाने का एक सफल तरीका यह है कि वो मिठाई नजर आने पर भी अपना ध्यान बटा सकें। जिस चीज से उनको लालच आए वो उस पर कंट्रोल कर सकें, यानी कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें, कंट्रोल रख सकें। ऐसा करने के लिए उन बच्चों को कई ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि अगर किसी चीज से उनका मन ललचा रहा है तो वो अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने फोकस को डाइवर्ट कैसे करें। वो कोई पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ खेल खेल सकते हैं, कुछ और इमेजिन कर सकते हैं, जिससे कि उनका ध्यान उस मिठाई से हट जाए और वो मिठाई उन्हें असली न लगकर कोई फोटो जैसी लगे। और पाया गया कि ये तरीका कामयाब था। यही आदतें लाइफ में दूसरे मौकों पर भी काम आती हैं। 80s के दशक में इस बारे में नए नए थॉट्स आने लगे, नए नए रिसर्चेस आने लगी, जिसे सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये माना गया कि विल पावर को, सेल्फ कंट्रोल को डेवलप किया जा सकता है। ये एक ऐसी आदत है जिसे बनाया जा सकता है, प्रैक्टिस करके इसे सिखाया जा सकता है। जिंदगी में हर चीज को ना कहें। अगर आपको हर चीज को ना कहने की आदत है तो एक बार एक्सेप्ट करने की आदत भी डालकर देखें, फायदा होगा। सेल्फ कंट्रोल पर, विल पावर पर बहुत सारी रिसर्चेस की गई। एक ऐसी ही रिसर्च ईयर 1992 में की गई, जिसमें यह ध्यान दिया गया कि बहुत सारे लोग जो कि हर बात में ना कहते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, उन्हें कैसे विलिंग बनाया जाए, उनकी विल पावर को, उनके सेल्फ कंट्रोल को कैसे बढ़ाया जाए। ब्रिटेन की एक साइकियाट्रिस्ट स्कॉटलैंड के एक बहुत ही बिजी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल गई। वहां पर उन्होंने प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए करीब 5 दर्जन लोगों को चुना। उनके रिसर्च का उद्देश्य था इस बात का पता लगाना कि जो लोग हर चीज पे ना कहते हैं वो कैसे हाँ कहें, वो अपनी सेल्फ कंट्रोल को कैसे बढ़ाएं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो लोग चुने गए थे वो 65 प्लस थे। उनमें से ज्यादातर लोगों की जो इनकम थी वो $10,000 के आसपास थी और उन्होंने हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई भी नहीं की थी। उनमें किसी के कूल्हे की हड्डी टूटी थी, किसी के पैर की हड्डी टूटी थी। इस तरह लगभग सबको सेम इंजरी थी। खास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया था कि वो सारे ही एक ही ग्रुप से आए, एक ही जैसे परिवार, एक ही जैसा पैसा, सब कुछ उनका लगभग एक जैसा था। अब क्योंकि कूल्हे या घुटने की जो सर्जरी होती है वो बहुत ही तकलीफदेह होती है, तो इसमें जो मसल्स होती हैं उनको अलग करके हड्डियों को काट के फिर जोड़ना पड़ता है। अब सर्जरी के बाद बहुत दिनों तक बिस्तर में थोड़ा सा भी हिलने या पैर सीधे करने जैसी छोटी छोटी चीजें भी कोई कर नहीं सकता, बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर साथ ही ये जरूरी भी होता है कि मरीज सर्जरी के बाद होश में आए तो एक्सरसाइज करे, अपने हाथ पैर हिलाए। पर क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है तो अधिकतर लोग गिव अप कर देते हैं। और इस ग्रुप के जो ज्यादातर लोग थे वो भी जो एक्सरसाइज सेशंस थे उसमें नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था। और ये बात वो जो साइकियाट्रिस्ट थी वो जानती थी, और साथ ही वो ये जानना चाहती थी कि क्या इन लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल, विल पावर ये जगाया जा सकता है। उन्होंने सभी मरीजों को उनकी सर्जरी के बाद एक निर्देश पुस्तिका, एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट दी और उसमें उनके जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी सेशंस थे उसके बारे में जानकारी थी, पूरी डिटेल में लिखी हुई थी। साथ ही एंड में हर बार 13 पन्ने एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे। उन 13 पन्नों में आधी आधी लाइंस लिखी थी जिन्हें उन मरीजों को पूरा करना था। तो लाइंस कुछ यूं लिखी थी कि मेरे इस हफ्ते का टारगेट है, और उसके बाद उन्हें क्या क्या करना है, वो क्या करने वाले हैं, उन लोगों ने, उन बुजुर्गों ने अपने लिए क्या प्लान बनाए हैं, वो उन्हें लिखना था। ये थोड़ा सा सुनने में अटपटी बात लगती है, पर उसमें यह भी लिखा था कि आप कब तक ठीक हो जाएंगे, ये भी बताइए। लेकिन जब रिसर्चर्स ने 3 महीने के बाद उन सभी पेशेंट्स को चेक किया और उनकी वो जो रूटीन बुक थी उसको चेक किया, उसके हिसाब से उन्होंने उस ग्रुप को 2 टुकड़ों में बांटा। एक वो जिन्होंने प्रॉपर डिटेलिंग लिखी थी कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और एक वो जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था या थोड़ा बहुत लिखा था और छोड़ दिया था। इस रिसर्च में ये जानकारी सामने आई कि जिन लोगों ने हर क्वेश्चन का जवाब लिखा था, अपना प्लान लिखा था, वो कैसे ठीक होने वाले हैं ये लिखा था, छोटी छोटी जानकारियां लिखी थी, वो खड़े हो पा रहे थे, वो चेयर पे बैठ पा रहे थे, स्ट्रेचिंग कर पा रहे थे, वो ज्यादा हेल्दी थे। इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए उन साइकियाट्रिस्ट ने एक बुकलेट जिसमें की सारी डिटेल लिखी थी वो लोगों से साझा की, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि कल जब मेरी पत्नी काम से लौट रही होगी उस समय मैं उसे बस स्टॉप पर मिलने जाऊंगा। इसके बाद उसमें इससे जुड़ी कोई छोटी छोटी चीजें लिखी थी, जैसे कि वो कितने बजे अपने घर से निकलेगा, कब निकलेगा, किस रास्ते से जाएगा, क्या पहनेगा,
क्योंकि बारिश की आशंका है तो क्या वो रेनकोट साथ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, कौन सी दवाइयां अपने साथ रखेगा, अगर ज्यादा दर्द हुआ तो वो क्या करेगा। और इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां लिखी थी और पाया गया कि जिनकी ये बुकलेट थी वो एकदम हेल्दी थे, सर्जरी के बाद भी वो खड़े हो पा रहे थे, चलने की हालत में थे। जब वो साइकियाट्रिस्ट उन बुकलेट्स को जांच रही थी, चेक कर रही थी, तब एक बात उनके सामने और आई जो सभी बुकलेट्स में एक जैसी थी। इन सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया था कि दर्द होने पर उसे कैसे रोका जाएगा, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जैसे जिस मरीज ने बाथरूम जाने पर एक्सरसाइज की योजना बनाई थी, उसका दर्द हर बार सोफे से उठते समय बहुत बढ़ जाता था, इसलिए उसने इस दर्द को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए लिखा, सोफे से उठते ही तुरंत अगला कदम उठाकर आगे बढ़ जाऊंगा ताकि फिर से बैठने में तकलीफ ना हो। वो पेशेंट जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए बस स्टॉप जाता था, उसे शाम के इंतजार से ही पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि हर दिन बस स्टॉप तक की उसकी जो यात्रा थी, उसकी जो जर्नी थी, वो बहुत लंबी लगती थी और इसी दौरान उसे बहुत दर्द भी होता था। इसलिए पहले उसने इस बात का जायजा लिया कि उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरह से उसने पहले ही उन रुकावटों से निपटने का सोल्यूशन ढूंढ लिया था। तो अगर इसको दूसरे नजरिए से देखें तो जो पेशेंट्स थे उन्होंने पहले ही अपने प्लान्स बना लिए थे कि अगर उन्हें दर्द हुआ तो उससे कैसे डील करेंगे। यानी कि इन प्लानिंग्स के थ्रू वो पेशेंट्स खुद को ये बता रहे थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इन पेशेंट्स ने अपने कॉमन सेंस से उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल करके क्लाउड हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट बेचा था। उन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया, उन्होंने सहज इशारे को ढूंढा और क्लियर कट रिवॉर्ड को समझा कि अगर वो कोई काम करने जा रहे हैं, कोई आदत बनाने जा रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी और उसका एक्शन क्या होगा। जैसे अपनी पत्नी को बस स्टॉप पर मिलने जाने वाले पेशेंट ने एक सहज इशारा ढूंढा और वो था कि दोपहर 3:30 बजे गया है, मेरी पत्नी बस काम से घर लौट ही रही होगी। यहाँ उसने अपने लिए एक रिवॉर्ड रखा था, अपनी पत्नी से मिलना। जब आधा रास्ता पार करते ही उसका दर्द बढ़ता था और उसकी इच्छा होती कि वो अब चलने की हालत में नहीं है, तो वो उस इच्छा को नजरअंदाज कर देता, क्योंकि अब उसमें आत्म अनुशासन की आदत विकसित हो गई थी। सेल्फ कंट्रोल की जो हैबिट थी वो आ चुकी थी। जिन लोगों ने अपनी नोटबुक में कुछ नहीं लिखा था या उसे इग्नोर किया था, आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने ज्यादा इंप्रूव नहीं किया, वो बेड पर ही रहे, उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लग गया। जिन लोगों ने अपनी प्लान्स लिखे थे, अपने आप को बताया था कि इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें क्या करना है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए, ठीक हो गए। कहने का मतलब सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, खुद को ये बताते रहने की आदत कि तुम कर सकते हो, सबसे अच्छी आदतों में से एक है। अपना कर देखिए। मुसीबत के वक्त खुद को संभाले रखने की आदत और उसे सुधारने की आदत, यह ऐसी आदत है जो कि आपको किसी भी मुश्किल घड़ी में, मुश्किल हालात में आगे लेकर जाएगी। मुसीबतें, उतार चढ़ाव, कठिनाइयां, दिक्कतें, ये सब जिंदगी का हिस्सा है और जब भी हमारी लाइफ में ये दिक्कतें आती हैं तो हम उनसे कैसे डील करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को किस तरह से ट्रेनिंग दी है, किस तरह से तैयार किया है और कैसी आदतें अपने अंदर डाली हैं। बात रॉड आइलैंड हॉस्पिटल की। वहां पर एक बूढ़े मरीज के सर पर चोट लगी थी जिसकी सर्जरी गलत हो गई। उस पेशेंट की मौत के बाद उसी अस्पताल में 4 महीने बाद फिर से एक सेम केस और हुआ। सर्जन ने गलत सर्जरी कर दी। उसके ठीक 1.5 साल बाद उसी अस्पताल में एक बच्चे के मुंह की गलत सर्जरी कर दी गई। जिस तरफ बीमारी नहीं थी उसी तरफ सर्जरी कर दी गई। एक बच्चे की उंगली गलत जोड़ दी गई। ठीक 10 महीने बाद सिर की सर्जरी में फिर गड़बड़ी हुई। तो बहुत सारी गड़बड़ियां होने लग गई रॉड आइलैंड हॉस्पिटल में और ये चीज मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गई। ऐसा माहौल हो गया कि वहां पे 24 घंटे वहां पे जर्नलिस्ट हॉस्पिटल के गेट पे बैठे रहते थे, वेट करते रहते थे कि अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जो स्टाफ था वो सब डरे रहते थे कि अब क्या होगा, आज कहीं कोई गलती ना हो जाए और इस वजह से काम पर इफेक्ट पड़ने लगा। मीडिया और आलोचकों द्वारा बुरी तरह से घेरे जाने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको सॉल्व किया जाए, इमेज को ठीक किया जाए। जहां पर सारे डॉक्टर्स, मैनेजर्स इस बात पे जोर देने लग गए थे कि ये कोई जानबूझकर कर रहा है, उनके हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए कर रहा है, मीडिया पार्शल है। वहीं पर उसी ग्रुप के एक मैनेजर थे डॉक्टर कूपर। उन्होंने इसको एक मौके की तरह देखा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हॉस्पिटल में गलतियां निकाली जा रही हैं तो जरूर इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। उन्होंने 1 दिन के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिया और सभी सर्जिकल जो यूनिट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई और सारी बातों को देखने के बाद ये पता लगा कि कम्युनिकेशन गैप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे ठीक किया गया। जो सीनियर स्टाफ था जिनकी वजह से गड़बड़ी हो रही थी उन्होंने रिजाइन किया और इमेज को ठीक करने से ज्यादा काम को ठीक करने पर ध्यान दिया गया। इसी दौरान सरकार ने डिसाइड किया कि कुछ एक जो उनके डिपार्टमेंट है उस हॉस्पिटल के उनको बंद रखा जाए जहां पे गलतियां ज्यादा हुई हैं। अब चूंकि अस्पताल पर चारों ओर से हमला हो रहा था, लोग उसकी कमियां निकाल रहे थे, इसीलिए गलतियों की संभावना बढ़ाने वाली अपने कल्चर को बदलने के लिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हर किस्म के समाधान अपनाने की कोशिश की और इन्हीं में से एक था सेफ्टी राउंड, जिसका मतलब ये था कि हर 3 महीने में एक सीनियर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के सामने अपने किसी एक सर्जरी या इलाज के बारे में बात करेगा, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, गलतियों के बारे में बात करेगा। ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड का दर्जा हासिल था। हालांकि वो दर्जा आज भी है, लेकिन आज ज्यादा एक्सेप्टेंस है, लोग गलतियां करते हैं और मान भी लिया जाता है, मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर्स अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज दिखाते हुए
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का जो ये बेंचमार्क उस हॉस्पिटल ने डिसाइड किया वो काम कर गया। लोगों का भरोसा उस हॉस्पिटल में वापस आने लगा और रॉड आइलैंड अस्पताल पर आए संकट को देखते हुए दूसरे हॉस्पिटल्स ने भी सेम बदलाव, सेम चेंजेस किए और रॉड आइलैंड अस्पताल की तरह दूसरे हॉस्पिटल्स को भी ये महसूस हो गया, ये एहसास हो गया कि आमतौर पर सुधार तभी संभव हो पाता है जब कोई बड़ा संकट सामने हो। यानी कि जो मुश्किलें आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो हमेशा आपको एक आईना दिखाती हैं। वो आपको ये बताती हैं कि आप उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप उन मुश्किल हालात में अपने आप को करेक्ट करने की आदत रखते हैं, अपने आप को संभालने की आदत रखते हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रह सकते हैं, तरक्की करते रह सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स की जरूरत और उनकी आदत को जानते हैं तो आप बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होंगे। ये बात है ना। अगर आप ये जान जाएं कि सामने वाले को क्या खरीदना है और उसे क्या पसंद है, तो आप शर्तिया तौर पर अपना काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। किसी काम की शुरुआत यूजर्स को, कस्टमर्स को, एंड यूजर्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है, लेकिन बाद में कुछ ही कंपनीज हैं जो उस फोकस को बनाए रखती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बात सन 2003 की है। एक गाना आया, हेया, रिसर्च की गई, कंप्यूटर डेटा निकाला गया, सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट निकाले गए, तो ये पाया गया कि ये गाना उस साल का सबसे हिट गाना होना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉप आर्टिस्ट ने गाया था, टॉप बैंड्स ने परफॉर्म किया था और उसे बहुत प्रमोट किया गया था। ये सारी चीजें चल रही थी, सब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये चलेगा। रेडियो पर वो गाना बहुत प्रमोट किया गया, पर लिसनर्स ने उस गाने को नकार दिया। टॉप 40 काउंटडाउन में जब उस गाने को लोगों ने सुना तो लेटर्स लिखे, उसके खिलाफ कॉलम्स लिखे और कहा गया कि ये गाना अब तक का सबसे वाहियात गाना है। अब किसी गाने को हिट कैसे बनाया जाता है, ये सवाल आज तक म्यूजिक इंडस्ट्री ढूंढ रही है। आई गेस जब से इंडस्ट्री है तब से लेकर आज तक किसी को ये नहीं पता कि एक हिट गाना बनाने का फॉर्मूला क्या है। पिछले कुछ वक्त से हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब लोग इसका एक साइंटिफिक रीजन ढूंढने लगे हैं कि कुछ तो क्लू मिले जिससे ये पता लगे कि लोगों को आखिर पसंद है क्या। और ऐसी एक कोशिश कर रहे थे रिच मेयर, जो कि एक रेडियो स्टेशन के मैनेजर थे। ये बात 1985 की है। उन्होंने अपनी वाइफ नैन्सी के साथ मिलकर शिकागो में अपने घर में ही एक मीडिया बेस नामक एक कंपनी शुरू की थी। दोनों सुबह उठकर अलग अलग शहरों के रिकॉर्डेड रेडियो प्रोग्राम सुनते थे और उस गाने का विश्लेषण करते थे कि उसमें क्या है, कैसा है, और उसी डिटेलिंग पर बेस्ड मेयर हर हफ्ते एक लेटर जो है लोगों के लिए पोस्ट लिखा करते थे वहां के पेपर्स में। तो पहले 5 सालों में इस न्यूज लेटर के लगभग 100 सब्सक्राइबर थे। मेयर और उनकी वाइफ को कंपनी चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पर धीरे धीरे बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ने अपने लिसनर्स की संख्या बढ़ाने के लिए मेयर की मदद लेने की सोची। वो खास तौर पर मेयर के उन फॉर्मूलाज का अध्ययन करने लगे, उन्हें पढ़ने लगे, जो मेयर ने श्रोताओं के बीच मशहूर चलन को समझने के लिए बनाए थे कि लोगों को क्या पसंद है उसके बेसिस पे। इससे उनके न्यूज लेटर की बिक्री बढ़ने लगी। दरअसल अपने न्यूज लेटर के जरिए मेयर रेडियो स्टेशंस को लिसनर्स का वो डेटा बेच रहे थे जो उन्होंने खुद निकाला था। धीरे धीरे डेटा विश्लेषण करने वालों की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, रिसर्चर्स की एक पूरी इंडस्ट्री बन गई, जो कंपनियों को ठीक वही सेवा देने लगे जो मेयर देते थे। और यही बदलाव था जिसने रेडियो स्टेशन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इसका मूल थॉट जो था वो था लिसनर्स को, कस्टमर्स को क्या पसंद है। मेयर को सबसे ज्यादा पसंद था ये पता लगाना कि कुछ गानों के दौरान लिसनर्स कभी चैनल बदलकर दूसरे रेडियो स्टेशन पर क्यों नहीं जाते, आखिर उन गानों में है क्या। इन गानों को उन्होंने कहा स्टिकी गाना, यानी ऐसा गाना जिससे लोग चिपक जाएं। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कई सालों में मेयर ने एक चीज गौर की कि वो सारे गाने जो हैं उनमें एक खास बात है। उनका बीट अलग है, लिरिक्स अलग हैं, म्यूजिक अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, वो ये कि उन गानों को सुनने के बाद अपना अपना सा लगता है, एक पर्सनलाइज्ड टच है उन गानों में। जिन गानों को फेमस आर्टिस्ट ने गाया था वो तो स्टिकी सॉन्ग्स बन ही जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने थे जिनके सिंगर्स को लोग नहीं जानते थे पर वो गाने हिट थे, और ऐसे ही गानों को मेयर ने स्टिकी गानों का नाम दिया। अच्छा, इस रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि ऐसे भी गाने थे जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वो स्टिकी गाने थे, वो लोग सुनते थे, सुनने के बाद उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, उन्हें नापसंद करते थे, पर फिर भी सुनते थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेयर कहते हैं कि कई बार रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं को फोन करके किसी गाने का एक छोटा सा हिस्सा सुनाकर रिसर्च करते थे। ये गाना तो मैं कई बार सुन चुका हूँ, हजारों बार सुन चुका हूँ, और सच कहूँ तो ये गाना सुनकर मैं थक चुका हूँ। लेकिन जैसे ही वैसा ही कोई गाना जो कि हजारों बार सुना जा चुका हो रेडियो पर बजता था, वही लिसनर वो गाना सुनता था। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि जरूर वो लिसनर ये सोचता था कि अरे ये गाना तो मैं जानता हूँ, ये कौन सा गाना है, अरे मैं तो इसे हजारों बार सुन चुका हूँ, चलो कोई नहीं, अब मैं रेडियो के साथ साथ इसे गुनगुनाऊंगा। स्टिकी गाने दरअसल वैसे गाने होते हैं जैसे आप रेडियो में सुनने की उम्मीद करते हैं, जिनके साथ आप बने रहना चाहते हैं, जिनको सुन के लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, जिनको सुन के लगता है कि आप उनको गा सकते हैं। और यही फॉर्मूला उस वक्त रेडियो इंडस्ट्री के लिए काम कर गया। इन गानों के रिसर्च के पीछे जो साइंस का लॉजिक था वो ये था कि हमारा जो ब्रेन है वो उन्हीं आवाजों को, उन्हीं साउंड्स को सुनना पसंद करता है जिन्हें वो पहचानता है। अनफेमिलियर साउंड जो ये ब्रेन नहीं जानता उसे ये एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो अगर आप अपने कस्टमर्स की नीड को जानते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनकी हैबिट्स को भी पहचानते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।